हेलो एवरीवन, वेलकम टू सो एजुकेशन। तो दोस्तों, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं अपेडा यानी कि एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के थ्रू आपकी जो वैकेंसीज यहाँ पर आई हैं असिस्टेंट मैनेजर एग्रीकल्चर और असिस्टेंट मैनेजर की, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे और साथ ही साथ कंप्लीट पेपर को हम यहाँ पर एनालाइज करने वाले हैं। अगर हम देखिए यहाँ पर बात करें आपके इस पेपर के एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो यहाँ पर मोस्ट कॉमनली जो है आपसे 80 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, 80 क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर रहते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देखिए इस एग्जाम पैटर्न के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये जो 80 क्वेश्चन है किन किन डिफरेंट सेक्शन में जो है यहाँ पर कैटेगराइज रहते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर बात करें तो ओवरऑल हमने पहले ही बात कर ली यहाँ पर कि कितने पूछे जाते हैं भाई आपसे। लगभग जो है यहाँ पर आपसे इसमें 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहते हैं यहाँ पर 80 रहते हैं। टोटल देखिए 80 क्वेश्चन में से यहाँ पर 1 to 20 क्वेश्चन जो आपके रहेंगे, 1 से 20 तक जो क्वेश्चन आपके रहेंगे उसमें जो है आपके डिफरेंट सब्जेक्ट जो है इंक्लूड रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो उसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ क्वेश्चन रहेंगे जनरल अवेयरनेस के, कुछ क्वेश्चन जो है वहां पर रहेंगे इंग्लिश के। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो है वहां पर रहेंगे रीजनिंग के। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। ओके, और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर बात करें तो कुछ क्वेश्चन जो आपसे यहाँ पर करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर भी इसमें इंक्लूड रहता है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो जो नेक्स्ट 30 क्वेश्चन यहाँ पर रहते हैं, ठीक है, नेक्स्ट 30 क्वेश्चन जो यहाँ पर रहेंगे वो 30 क्वेश्चन रहते हैं आपके एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। ओके, ये ध्यान रखना आपने, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। और इसके अलावा अपेडा, अपेडा जो ऑर्गेनाइजेशन है ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपसे पूछता है। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट रिलेटेड हो गया, इसका ऑर्गेनाइजेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर या यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी कौन कौन सी जो है इसके अंतर्गत पर्सनल्स पाए जाते हैं रहते हैं। ठीक है, रेगुलेटिंग अथॉरिटीज वगैरह कौन होती है वो पूछा जाता है। अपेडा के फंक्शंस क्या रहते हैं, मैंडेट्स क्या है, वो सारा कुछ जो है इसमें आपसे इंक्लूडेड इन 30 क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो नेक्स्ट 30 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे, ठीक है, नेक्स्ट 30 क्वेश्चन में जो है यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें आपसे पूछा जाता है पर्टिकुलरली यहाँ पर एग्रीकल्चर के जो डिग्री लेवल पर आपने जितने भी सब्जेक्ट जो है यहाँ पर स्टडी किए हैं, ठीक है, उसमें इंक्लूड रहेगा आपका एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर उसमें होगा। ठीक है, मेजरली अगर हम देखें तो वहां पर एग्रीकल्चर भी रहेगा, हॉर्टिकल्चर जो है यहाँ पर रहेगा। ठीक है, फूड रिलेटेड जो है यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के जितने भी अदर सब्जेक्ट जैसे सॉइल साइंस हो गया, प्लांट फिजियोलॉजी हो गया, यानी कि जितने भी बीएससी एग्रीकल्चर के अंतर्गत जितने भी सब्जेक्ट जो है आपने स्टडी किए हैं उन सभी सब्जेक्ट में से मिलाकर के जो है 30 क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो इस तरह से टोटल 80 क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं इस पेपर में। ठीक है, तो ये आपने जो है यहाँ पर ध्यान रखना है। ये जो 30 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, ये 30 क्वेश्चन यहाँ पर कॉमन रहेंगे सभी के लिए। ठीक है, चाहे आपने किसी भी डिसिप्लिन से वहां पर भरा हो, ये 30 क्वेश्चन जो है कॉमन रहने वाले हैं आपके लिए। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और इसके अलावा ये अदर क्वेश्चन भी जो है यहाँ पर कॉमन रहेंगे, यानी कि 60 क्वेश्चन जो यहाँ पर आपके पास हैं, यही एग्जाम पेपर की एनालिसिस हम आज यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, इन 20 क्वेश्चन के अलावा जो यहाँ पर 60 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो सभी के लिए यहाँ पर कॉमन रहने वाले हैं, ठीक है, उनके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, इस पेपर में जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं किस तरह के क्वेश्चन और क्या लेवल जो है आपके इस पेपर का था प्रीवियस ईयर की, अगर हम यहाँ पर बात करें। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए, जैसे कि हमने देखिए पहले बात की थी, स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन आपके जो है यहाँ पर जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और रीजनिंग के रहते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा आपका जो मेन सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके शुरू होते हैं यहाँ पर 21st नंबर से। ठीक है, 21st नंबर से। तो देखिए क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे यहाँ पर, एज पर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर विच स्टेट इज द लीडर इन द प्रोडक्शन ऑफ पर्ल मिलेट इन इंडिया इन द ईयर 2022 एंड 23, यहाँ पर आपसे पूछा गया, यानी कि 2022-23 में जो है यहाँ पर अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अकॉर्डिंग, इनके स्टेटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग जो है 2022-23 वर्ष में कौन सा जो है यहाँ पर स्टेट रहा, कौन सा राज्य रहा जहां पर जो है सबसे ज्यादा उत्पादन देखा गया पर्ल मिलेट का, यानी कि बाजरा का। ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन दे दिए गए हैं, देखिए राजस्थान है, सेकंड दे दिया गया है उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है या गुजरात है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं ओवरऑल मिलेट प्रोडक्शन की, जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो इंडिया जो है टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर रहता है मिलेट का ऑल ओवर दी वर्ल्ड। अगर हम बात करते हैं तो इंडिया ही पहले स्थान पर जो है मिलेट प्रोडक्शन के अंतर्गत यहाँ पर आता है।
जिसमें कि अगर देखिए हम बात करें FAO के अकॉर्डिंग, ठीक है, FAO के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इंडिया जो है फर्स्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है, क्या है, इंडिया जो है फर्स्ट प्रोड्यूसर है, फर्स्ट रैंक है मिलेट प्रोडक्शन में, ओवरऑल मिलेट प्रोडक्शन में वर्ल्ड में, जिसमें जो है वर्ल्ड का लगभग 38% कंट्रीब्यूशन जो है इंडिया का है। कितना है? 38% कंट्रीब्यूशन जो है इंडिया का रहता है वर्ल्ड मिलेट प्रोडक्शन में। वहीं पर अगर हम इंडिया में स्टेट की बात करें तो आपका कौन सा? राजस्थान स्टेट जो है सबसे टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर जो है देखा जाता है, ठीक है, कौन सा है? राजस्थान स्टेट सबसे टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर यहाँ पर है, जिसकी अगर हम यहाँ पर प्रोडक्शन की बात करें तो साल 2024 का करंटली हम बात करेंगे, देखिए आज की हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन है आपका, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, पिछले साल का आया, तो आप अब जो क्वेश्चन आएंगे आपसे वो करंट साल के जो है पूछे जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, लेटेस्ट जो ईयर है उसके जो है क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो करंटली अगर हम बात करें तो देखिए लगभग 49 लाख टन, कितना है भाई? 49 लाख टन की जो प्रोडक्शन है अकेले जो है यहाँ पर मिलेट की है, किसने? राजस्थान के द्वारा अकेले जो मिलेट की प्रोडक्शन, ठीक है, ओवरऑल मिलेट की बात की जा रही है, लगभग 49 लाख टन जो है यहाँ पर की गई है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें पर्ल मिलेट की, तो पर्ल मिलेट में लगभग कितना? 41% कंट्रीब्यूशन है भाई, ठीक है, कितना? 41% कंट्रीब्यूशन है पर्ल मिलेट में, किसका? राजस्थान का। यानी कि भारत में जितना भी पर्ल मिलेट जो है प्रोड्यूस होता है उसका 41% जो उत्पादन है वो अकेला राजस्थान स्टेट जो है यहाँ पर करता है। इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो ओवरऑल जो मिलेट प्रोडक्शन है इंडिया की वो 153, ठीक है, कितना है? 153.80 लाख टन है, कितना है? 153.80 लाख टन जो है यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, तो ये रहता है देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है एक्सपोर्ट है, चाहे प्रोडक्शन हो, प्रोडक्टिविटी हो, ठीक है, परसेंटेज वाइज भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना परसेंट जो है यहाँ पर देखा जाए तो कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, क्वांटिटी जो है कितनी वहां पर जो है प्रोड्यूस की गई है, ऐसे क्वेश्चन जो है यहाँ पर अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द स्टेपल क्रॉप फॉर मिलियन इन इंडिया एंड ऑल्सो नोन एज द किंग ऑफ मिलेट्स। देखिए प्रॉपरली आपको इस बात का पता होना चाहिए कि किंग ऑफ मिलेट किसे कहा जाता है। तो किंग ऑफ मिलेट्स के नाम से हम किसे जानते हैं भाई? सोरघम को जानते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, किसे जानते हैं? सोरघम को जो है, यानी कि सोरघम यानी जवार जिसे कहा जाता है, ठीक है, जवार को हम किंग ऑफ मिलेट्स कहते हैं। साथ ही साथ जो इसे क्या कहा जाता है भाई? कैमल क्रॉप भी इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कैमल क्रॉप इसे कहा जाता है। कैमल यानी कि ऊंट। अब ऊंट फसल क्यों कहा जाएगा भाई इसे? क्योंकि जिस तरह से जो है रेगिस्तान के शुष्क वातावरण में जो है ऊंट काफी लंबे समय तक जो है बिना पानी पिए रह सकता है, तो वैसे ही जो है ये क्रॉप भी फील्ड में काफी लंबे समय के लिए जो है बिना पानी लिए जो है रह सकती है। यानी कि इसमें जो है एक तरह से देखा जाए तो टॉलरेंस काफी ज्यादा पाई जाती है ड्राउट के अगेंस्ट, सूखा के अगेंस्ट देखा जाए तो इसमें काफी ज्यादा जो है सहनशीलता पाई जाती है, तो इसलिए इसे कैमल क्रॉप भी कहा जाता है, ठीक है। कौन सा है? सोरघम है, और इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? इसे जो है किंग ऑफ मिलेट्स भी कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, द एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि अपेडा की बात की जा रही है, वाज एस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट। यानी कि अपेडा एक्ट के थ्रू जो है भारत सरकार ने अपेडा की एस्टेब्लिशमेंट की, ठीक है, ये यहाँ पर कहा गया। तो ये आपको बताना है यहाँ पर कि पार्लियामेंट से जो है कब ये अपेडा एक्ट जो है वो पास हुआ, जिस अपेडा एक्ट के अंतर्गत फिर जो है अपेडा ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया गया। तो देखिए ईयर आपके पास दी गई है 1983 है, 1984 है, 1985 है, और वहीं पर दिया गया है 1986 है। तो देखिए जो राइट आंसर हमारा यहाँ पर होगा वो होगा 1985, ठीक है, क्या होगा? 1985 जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर रहने वाला है, 1985 जो है राइट आंसर रहेगा। अब देखिए अगर हम बात करते हैं अपेडा एक्ट की, तो अपेडा एक्ट आया था आपका 1985 में, ठीक है, दिसंबर 1985 में जो है एक्ट को पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था। वहीं पर अगर हम बात करें, देखिए इसने काम करना कब से शुरू किया? तो 13 फरवरी 1986, ठीक है, 13 फरवरी 1986, ठीक है, 1986 से जो है कंप्लीटली जो है ये फोर्स में आया, इसने जो है फंक्शन करना जो है कंप्लीटली जो है शुरू किया, ठीक है। तो ये जो डेट्स हैं ये आपको जो है प्रॉपर्ली याद रखने, ठीक है। इसके बाद देखिए अगर हम बात करें तो जो अपेडा एक्ट है इसमें 2 शेड्यूल रखे गए हैं, कितने भाई? 2 शेड्यूल है अपेडा एक्ट में, 2 शेड्यूल जो है इसके अंतर्गत हैं। अब इन शेड्यूल में अगर हम बात करें तो देखिए जो शेड्यूल फर्स्ट है वहां पर जो है डिफरेंट प्रोडक्ट जैसे कि जो है ग्रेन हो गया या पल्सेस वगैरह हो गया, या जो दूसरे हनी हो गया, ठीक है, वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया,
या जो मीट और मिल्क प्रोडक्ट हो गया उनको जो है इंक्लूड किया गया है कि उन प्रोडक्ट को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वहीं पर देखा जाए तो शेड्यूल सेकंड में अकेला जो है आपका जो बासमती राइस है वो जो है इंक्लूड किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना है क्या है, बासमती राइस सेकंड शेड्यूल में अकेला प्रोडक्ट जो है इंक्लूड किया गया है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अपेडा हैज रिप्लेस्ड दी, ये आपसे पूछा गया, यानी कि जब अपेडा की स्थापना हुई तो इसने किस ऑर्गेनाइजेशन की जगह ली, सिंपल सी बात है, किस ऑर्गेनाइजेशन को जो इसने रिप्लेस किया। यानी कि अपेडा की तरह ही वो ऑर्गेनाइजेशन पहले काम करती थी, बट जब अपेडा को एस्टेब्लिश कर दिया गया तो उसकी जरूरत नहीं, उसको जो है उसकी जगह पर अपेडा को एस्टेब्लिश कर दिया गया। देखिए यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दिए गए कि प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, या इसके अलावा देखिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, या इसके अलावा फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, या नन ऑफ दीज, बताइए। तो नॉर्मली देखिए अगर हम बात करें तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी, प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ठीक है, PFEPC, ये जो है यहाँ पर एक काउंसिल थी। ये पहले क्या करती थी, काम करती थी एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड जो भी फंक्शन रहते थे वो ये कंडक्ट करती थी, ये ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करती थी। बट उसके बाद क्या कर दिया गया, अपेडा एक्ट के थ्रू जो है अपेडा को एस्टेब्लिश कर दिया गया और सारी की सारी जो जिम्मेवारी थी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वो अपेडा के ऊपर आ गई। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो गया हमारे पास, ऑप्शन फर्स्ट जो है यहाँ पर राइट आंसर इसका रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं देखिए अगले क्वेश्चन की, देखिए Which of the following product crop has been included in the second schedule of अपेडा एक्ट। ये देखिए यहाँ पर पूछा गया आपसे क्वेश्चन, अभी मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया भाई कि अपेडा एक्ट में जो आपके दो शेड्यूल रहते हैं और उन दो शेड्यूल में स्टार्टिंग वाले में फ्रूट वेजिटेबल मीट मिल्क प्रोडक्ट हनी उनको इंक्लूड किया गया, वहीं पर सेकंड शेड्यूल में जो है यहाँ पर किसे इंक्लूड किया गया भाई, बासमती राइस को इंक्लूड किया गया। ठीक है, कौन सा इंक्लूड किया गया यहाँ पर, बासमती राइस को जो है इंक्लूड किया गया। थर्ड जो है राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया कि एज पर द अवेलेबल स्टैटिस्टिक्स इंडिया इज रैंक्ड 6th इन टर्म ऑफ वर्ल्ड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल लैंड एंड डैश इन टर्म ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोड्यूसर एज पर 2021 डेटा। यानी कि यहां पर देखिए क्या कहा गया कि छठा रैंक है इंडिया का, ठीक है, 6th पोजीशन है इंडिया की किस चीज में, ऑर्गेनिक एरिया में, ठीक है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल लैंड में, ठीक है, जो जैविक कृषि वाला जगह है कि कितने एरिया में जो है यहाँ पर जैविक कृषि इंडिया में हो रही है, तो उसमें अगर देखा जाए तो इंडिया जो है छठे स्थान पर आता है, ठीक है, 6th पोजीशन पर है। इसके अलावा पूछा गया कि नंबर ऑफ प्रोड्यूसर में, यानी कि ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर जो है ऑर्गेनिक उत्पादन करने वाले जैविक खेती करने वाले कितने लोग हैं, तो उसमें जो है इंडिया का कौन सा स्थान है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें देखिए जो करंटली लेटेस्ट जो आपका प्रीवियस स्टैटिस्टिक्स था 2021 का डेटा जो था और जो ईयर बुक 2023 में जो है यहाँ पर एस्टेब्लिश एक तरह से पब्लिश किया गया था, ठीक है, उसमें अगर हम यहाँ पर बात करें तो फर्स्ट रैंक रहता है इंडिया का, भाई क्या रहता है, फर्स्ट रैंक। 6th रैंक तो रहता है एग्रीकल्चरल लैंड में, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल लैंड में, वहीं पर जो है यहाँ पर फर्स्ट रैंक रहता है पर्टिकुलरली नंबर ऑफ प्रोड्यूसर पे, ठीक है, कि सबसे ज्यादा जो ग्रोअर हैं ऑर्गेनिक ग्रोअर्स हैं वो इंडिया में ही हैं। ठीक है, किस डेटा के अकॉर्डिंग, ईयर बुक 2023 के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर बात करें। ठीक है भाई, यहां पर अगर देखिए बात की जाए तो जो ओवरऑल प्रोड्यूसर हैं लगभग जो है 4.3 मिलियन प्रोड्यूसर जो है पूरे के पूरे संसार में है, कितने हैं, 4.3 मिलियन। ठीक है, 4.3 मिलियन प्रोड्यूसर जो है ओवरऑल वर्ल्ड में है, वहीं पर अकेले इंडिया में जो है इसमें कितने देखे जा गए हैं, लगभग 2.36, कितने हैं, 2.36 मिलियन देखिए, यानी कि लगभग 50% से ज्यादा के लोग तो कहाँ के हैं, सिर्फ और सिर्फ इंडिया के हैं जो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन में जो है यहाँ पर इन्वॉल्व है। तो ये करंट स्टेटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन देखिए आपको ऐसे मिलेंगे यहाँ पर जिनमें थोड़ा चेंज भी हो सकता है, यानी कि उस समय पर जो है डेटा कुछ और था, अब के समय पर जो है डेटा कुछ और है। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज कवर्ड द लार्जेस्ट एरिया अंडर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्रोसेस अंडर नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। ये पूछा गया, यानी कि इंडिया में जो है मैक्सिमम एरिया किस स्टेट का है ऑर्गेनिक प्रोडक्शन में, ऑर्गेनिक खेती में, जैविक खेती में सबसे ज्यादा जो है एरिया किस स्टेट का है, किस राज्य का है। तो इसमें देखिए राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा कौन सा, मध्य प्रदेश का। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगर तो क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि 100% जो ऑर्गेनिक स्टेट है सबसे पहले वो कौन बनी भाई, तो सबसे पहले जो 100% ऑर्गेनिक स्टेट बनी वो बनी सिक्किम। ठीक है, कौन सी बनी, सिक्किम बनी। वहीं पर अगर हम बात करें करंट टाइम में जो लार्जेस्ट एरिया है ऑर्गेनिक फार्मिंग में वो है मध्य प्रदेश का। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। तो इसलिए देखिए मैंने पहले बताया था आपको कि जो स्टेटिस्टिक रिलेटेड जो है काफी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं आपसे।
तो आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप जो है यहाँ पर पढ़ें एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के बारे में या अपेडा के बारे में, तो आपने एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स पर जो है यहाँ पर मेजरली फोकस करना है, ठीक है। बाकी के 30 क्वेश्चन तो आपके अपने ही सब्जेक्ट के रहेंगे, उसको आप इजीली कर सकते हैं। बाकी इन क्वेश्चन पर जो आपने ध्यान देना, क्योंकि ये लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स और डेटा से पूछे जाते हैं ज्यादातर, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर अपेडा हैज बीन इशूड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। क्या पूछा गया भाई, in which year APEDA has been issued certificate of registration of basmati rice as a GI product by GI registry चेन्नई, यानी कि GI रजिस्ट्री यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री जो कहां पर है, हेडक्वार्टर जहां जिसका जो है चेन्नई में है, क्या प्रोवाइड करते हैं, GI टैग प्रोवाइड करते हैं, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रोवाइड करते हैं। ये जो GI टैग है ये ऐसे प्रोडक्ट को दिया जाता है जो एक एरिया के लिए स्पेसिफिक रहते हैं और उनमें कोई स्पेसिफिक क्वालिटी जो है वहां पर पाई जाती है, और पर्टिकुलरली उन्हीं एरिया में जो है उस स्पेसिफिक क्वालिटी के साथ वो प्रोडक्ट आपको मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे प्रोडक्ट इसमें फ्रूट्स हो गए, चाहे हम हैंडीक्राफ्ट्स की बात करें, कपड़ों की बात करें, या किसी भी तरह के प्रोडक्ट की बात करें, उसको जो है क्या किया जाता है, GI टैग जो है प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें कोई ना कोई विशेषता होती है उस एरिया से रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें देखिए हम बात करें तो बासमती राइस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया कि बासमती राइस को जो है कब GI इंडस्ट्री के द्वारा, सॉरी GI रजिस्ट्री के द्वारा जो है कब इसे GI टैग प्रोवाइड किया गया, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है कब प्रोवाइड किया गया, ये जो है आपसे यहाँ पर पूछा गया। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास कौन सा, 2016, ठीक है। ध्यान रखना 2016 में जो है बासमती राइस को जो है GI टैग प्रोवाइड किया गया था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अंडर PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम विच प्रोडक्ट इज कंसीडर फॉर द चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ये आपको बताना है, ठीक है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, सभी इसके बारे में जो है अच्छी तरह से जानते हैं, यानी कि ये एक तरह की ऐसा प्रोग्राम रहता है, ऐसी स्कीम रहती है जहां पर क्या किया जाएगा कि पर्टिकुलरली किसी भी एरिया से या नॉर्मली किसी भी एक लार्ज डिस्ट्रिक्ट जो कोई भी है उस डिस्ट्रिक्ट से कोई ना कोई एक जो है स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो है वहां पर होना चाहिए, ठीक है। या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनता है तो उसको जो है क्या लाया जाए, मार्केट में उसे लाया जाए, उसकी प्रोडक्शन वगैरह पर जो है क्या किया जाए, ज्यादा से ज्यादा तो उस पर ध्यान दिया जाए। यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट से लगभग एक ऐसा स्पेसिफिक प्रोडक्ट तो होना ही होना चाहिए, चाहे वो फूड प्रोडक्ट हो, चाहे जो है वो कोई भी अदर प्रोडक्ट हो, ठीक है। तो इसमें देखिए अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ की बात की गई कि चंडीगढ़ के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत कौन सा प्रोडक्ट जो है वहां पर रखा गया। तो इसमें अगर हम बात करते हैं राइट आंसर की, तो इसमें क्या आ जाता है आपका ऑप्शन फर्स्ट जो है राइट आंसर हो जाएगा, बेकरी प्रोडक्ट, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, बेकरी प्रोडक्ट जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, द फुल फॉर्म ऑफ स्विफ्ट एमंग द फॉलोइंग इज, ये आपसे पूछा गया यहाँ पर, ठीक है। स्विफ्ट की फुल फॉर्म क्या है, देखिए स्टेट वेयर हाउस एंड इंडस्ट्री फंक्शनल टेक्नोलॉजी, सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर फैसिलिटेटिंग ट्रेड, सिस्टेमिक वेलफेयर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड फार्मर ट्रेनिंग, या नन ऑफ दीज। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है हमारे पास ये, ठीक है। स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या रहती है, सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर फैसिलिटेटिंग ट्रेड। अब ये सिंगल विंडो इंटरफेस क्या है, तो देखिए नॉर्मली आप लोग स्टूडेंट्स हैं, सभी लोग ये जानते हैं कि जैसे नॉर्मली कोई कमीशन रहता है वो हमारे लिए क्या खोलता है, एक तरह से वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म जो है देखे जाते हैं। कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन है तो वहां पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे कि वहां पर क्या है कि हम अपने जितने भी एकेडमिक डिटेल होती है, जितने भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, उनको एक ही बार में क्या करते हैं, अपनी आईडी जो हमें मिलती है उसके अंतर्गत जो उनको क्या कर देते हैं, वहां पर अपलोड कर देते हैं, सारे के सारे जितने भी हमारे जो है एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, ठीक है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं रिक्वायर्ड। तो वहां से क्या होता है कि जब भी कोई वैकेंसीज आती है तो पर्टिकुलरली हमें जो उसकी नोटिफिकेशन शो होने लग जाती है, क्योंकि हमने एक बार ही अपलोड किया और अभी हमें बार बार जो है उन डॉक्यूमेंट को बार बार साइन अपलोड करने की, फोटो अपलोड करने की, डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं रहती। तो वो जैसे जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल होता है स्टूडेंट्स के लिए, वैसे ही सिमिलरली यहाँ पर जो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर होते हैं उनके लिए जो है ये स्विफ्ट खोला गया है, यानी कि जिसे हम सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर फैसिलिटेटिंग ट्रेड कहते हैं। ये एक तरह का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इस पर आप जाएंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, सारे के सारे अपने डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करेंगे। कोई भी ग्रोअर अगर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाह रहा है तो पर्टिकुलरली जो है उसको वहां पर क्या मिल जाएगा, सारे के सारे जितने भी जो है अदर इंपोर्टर एक्सपोर्टर है उनकी डिटेल वगैरह को वो सही से देख सकता है, ठीक है। उनके कंप्लीट देखा जाए तो जो डॉक्यूमेंट है उनमें प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी जो यहाँ पर रखी गई है कि जिस व्यक्ति से मैं इंपोर्ट करूंगा कोई पर्टिकुलर चीज या जिसको मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, उसका जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टेटस क्या है, तो ओवरऑल चीजें यहाँ पर पता लग सकती है। या अगर मुझे जो है एक्सपोर्ट के लिए या इंपोर्ट के लिए खुद को रजिस्टर करवाना है, सर्टिफिकेशन लेनी है,
तो मुझे जो है बार बार किसी अदर गवर्नमेंट ऑफिस में जो है दौड़ भाग नहीं करनी पड़ेगी। ऑनलाइन मुझे सिर्फ सारे के सारे जितने भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं वो बस एक जगह पर अपलोड कर देने हैं, स्विफ्ट के पोर्टल पर अपलोड कर देने हैं, तो इजिली जो है मैं वहां पर क्या हो जाऊंगा, रजिस्टर हो जाऊंगा। सिंपल सी बात है यहाँ पर, ठीक है। तो ये रहता है आपका। नेक्स्ट देखिए बात करें यहाँ पर ट्रेसनेट। ट्रेसनेट इज एन इंटरनेट बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्विस ऑफर्ड बाय अपेडा to the stakeholders for facilitating process certification for export of dash product from India। ठीक है, ट्रेसनेट भी आपके पास क्या रहता है, एक तरह का प्लेटफॉर्म जो है ये भी रहता है, एक तरह का जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो कोई भी ग्रोअर अगर क्या करना चाह रहा है, इंडिया से अगर एक्सपोर्ट करना चाह रहा है प्रोडक्ट को, ठीक है, तो वो ट्रेस नेट के थ्रू कर सकता है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किस प्रोडक्ट को जो है ट्रेस नेट के थ्रू कोई भी एक्सपोर्टर इंडिया से जो है एक्सपोर्ट करा सकता है, मिल्क प्रोडक्ट को या पोल्ट्री प्रोडक्ट को या शीप और गोट मीट प्रोडक्ट को, या इसके अलावा जो है यहाँ पर दिया गया ऑप्शन की कौन सा भाई, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। तो बताइए, ट्रेस नेट के थ्रू जो एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक सर्विस है अपेडा के द्वारा जो है ये प्रोवाइड की जाती है, तो कौन से प्रोडक्ट को जो है यहाँ पर ग्रोअर क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ये आपको बताना है। देखिए राइट आंसर हमारे पास कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। यानी कि अगर आप जो है एज एन एक्सपोर्टर रजिस्टर हुए हैं, ऑर्गेनिक ग्रोअर जो है रजिस्टर हुए अपेडा में, और आप जो है अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कराना चाह रहे हैं, तो ट्रेस नेट के थ्रू जो है आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट जो है वहां पर कर सकते हैं इंडिया से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते, देखिए according to FAO 2021 India is ranked first in the world production of dash, और पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में पूछा है भाई, इनमें से कौन सा प्रोडक्ट आएगा यहाँ पर जिसकी लगभग जो प्रोडक्शन हुई है इंडिया के द्वारा 2021 में, वो लगभग 26.5% हुई है ओवरऑल वर्ल्ड की प्रोडक्शन की। ठीक है, कितनी, 26.5%। तो आपको बताना है वो कौन सी फ्रूट क्रॉप है। तो देखिए बनाना ऑप्शन दिया गया है, एप्पल दिया गया है, कीवी दिया गया है और प्लम दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि बनाना। ठीक है, बनाना फ्रूट का जो है देखा जाए तो इंडिया जो है टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर रहता है। ठीक है, तो जिसमें अगर देखा जाए तो लगभग 26% तक की कंट्रीब्यूशन जो है इंडिया की रहती है, किस स्टैटिस्टिक के अकॉर्डिंग, 2021 के अकॉर्डिंग। और अभी भी अगर हम बात करें लेटेस्ट स्टैटिस्टिक के अकॉर्डिंग तो 20% से ज्यादा की ही कंट्रीब्यूशन जो है अभी भी इंडिया की है बनाना प्रोडक्शन में। वहीं पर इंडिया में अगर हम बात करते देखिए तो इंडिया में जो है आंध्र प्रदेश स्टेट जो है टॉप प्रोड्यूसर है। ठीक है, ध्यान रखना कौन सा है, आंध्र प्रदेश स्टेट जो है बनाना का टॉप प्रोड्यूसर है इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए अपेडा इज मैंडेटेड विद द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्ड प्रोडक्ट। यानी कि अपेडा जो है किन प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकता है या एक्सपोर्ट के लिए प्रमोट कर सकता है, ऐसे कौन से प्रोडक्ट जो है यहाँ पर है। ग्राउंडनट हो गया, जैगरी है, ग्वार गम है, या ऑल ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। चाहे ग्वार गम हो, जैगरी हो, ग्राउंडनट हो, हर एक प्रोडक्ट को जो है यहाँ पर क्या कर सकता है अपेडा जो है यहाँ पर क्या करता है, ये प्रमोट करता है और साथ ही एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, द वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट, जिसे हम RCMC सर्टिफिकेट कहते हैं। ठीक है, टू द रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर ऑफ अपेडा इज फिक्स्ड फॉर द पीरियड ऑफ डैश ईयर आफ्टर विच एक्सपोर्टर विल हैव टू रजिस्टर अ फ्रेश। यानी कि जब भी आप एज एन एक्सपोर्टर जो है रजिस्टर होते हैं अपेडा के अंतर्गत, तो आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपेडा के द्वारा दिया जाएगा, तो उस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कितनी होती है ये आपसे पूछा गया है, और उसकी वैलिडिटी जब खत्म हो जाएगी तो आपसे फिर से इससे क्या करना पड़ेगा, रिन्यू करना पड़ेगा उस सर्टिफिकेट को। तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, कितने साल की, 5 साल की देखिए उसकी वैलिडिटी रहती है, और 5 साल बाद फिर से जो है आपको फ्रेश एप्लीकेशन सबमिट करके जो है फ्रेश सर्टिफिकेट के लिए जो है अप्लाई करना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए द एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डैश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये आपसे पूछा गया, देखिए काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अपेडा किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है भाई, सिंपल सी बात है, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत। ठीक है, किसके अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सिक्किम इनटू 100% ऑर्गेनिक स्टेट वाज फास्ट ट्रैक्ड इन 2010 विद द लॉन्च ऑफ द सिक्किम ऑर्गेनिक मिशन। ठीक है, यानी कि मैंने पहले बताया आपको कि सिक्किम क्या है, 100% ऑर्गेनिक स्टेट है। तो यहां पर देखा जाए तो ये 100% ऑर्गेनिक बनाने में जो है इसमें काफी ज्यादा योगदान रहा सिक्किम ऑर्गेनिक मिशन का, जहां पर जो है कंप्लीटली एक तरह से अवॉइड तक किया गया केमिकल फर्टिलाइजर को और बढ़ावा दिया गया जैव उर्वरकों को। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए
डैश ईयर द स्टेट वाज फॉर्मली डिक्लेयर्ड एज अ 100% ऑर्गेनिक स्टेट। ये आपको बताना है भाई, पूछा क्या गया है यहाँ पर कि किस वर्ष में, किस साल में जो है यहाँ पर सिक्किम को 100% ऑर्गेनिक स्टेट जो है घोषित किया गया। देखिए 2015 में, 2016 में, 2017 में या 2018 में। तो देखिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2016 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना क्या हो जाएगा, 2016 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिक्किम को 100% जो ऑर्गेनिक स्टेट घोषित किया गया था वो कब किया गया था भाई, 2016 में घोषित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए एग्री एक्सचेंज इज द नेम गिवन टू द ट्रेड पोर्टल एन अटेम्प्ट फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एंडेवर्ड बाय अपेडा वेयर डैश इज स्पेशलिटी। देखिए एक ट्रेड प्लेटफॉर्म है भाई जिसको नाम दिया गया है एग्री एक्सचेंज। ठीक है, एक ट्रेड पोर्टल है, ये ऑनलाइन ट्रेड पोर्टल है, आप जाकर के इसे विजिट भी कर सकते हैं, एग्री एक्सचेंज है। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो क्या स्पेशलिटी इसके अंतर्गत है भाई। ठीक है, ये आपसे पूछा गया कि स्पेशलिटी क्या है, इसके थ्रू जो है किस तरह का ट्रेड कर सकता है कोई भी ग्रोअर है या कोई भी एक्सपोर्टर है, वो कैसा व्यापार कर सकता है। उसको लोन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी या उसमें उसको जो है एग्रीकल्चर एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी भाई, या जो है उसको ऑनलाइन ट्रेडिंग करने को वहां पर मिलेगा कि वो ऑनलाइन ट्रेड कर सकता है, या इनमें से कोई भी नहीं। देखिए सिंपल सी बात है, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसे पहले हमने बात की, देखिए पोर्टल है, पोर्टल यानी कि कैसा पोर्टल होगा भाई, ट्रेड पोर्टल है तो ऑनलाइन पोर्टल है भाई, सिंपल सी बात है। ठीक है, कैसा है, ऑनलाइन पोर्टल है। तो ऑनलाइन पोर्टल में आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या मिलेगा भाई, ग्रोअर को या जो एक्सपोर्टर है उसको ऑनलाइन ट्रेडिंग करने को मिलेगा, अपने प्रोडक्ट जो है वो ऑनलाइन अपलोड करा सकता है, फिर दूसरे ग्रोअर जो है उसको देख सकते हैं, खरीदने वाले कंज्यूमर जो है देख सकते हैं, वहां से जो उनकी कन्वर्जेशन वगैरह हो सकती है, तो वो सारी चीजें। ठीक है, तो ऑनलाइन ट्रेडिंग जो है यहाँ पर क्या होती है, फैसिलिटेट होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए द सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट CFTRI के नाम से हम जानते हैं, विच इज अ नेशनल रेफरल लेबोरेटरी फॉर पोल्ट्री प्रोडक्ट नॉमिनेटेड एंड फंडेड बाय अपेडा इज सिचुएटेड इन। ये आपको बताना है इनकी CFTRI जो एक तरह से देखा जाए तो अपेडा के द्वारा वहां पर जो है एक तरह से उसे क्या किया गया है, नेशनल रेफरल लेबोरेटरी फॉर पोल्ट्री प्रोडक्ट के लिए जो है उसको नॉमिनेट किया गया है, और अपेडा के द्वारा ही इस पर्टिकुलर लेबोरेटरी के लिए उसे फंड भी प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो ये कहां पर लोकेटेड है ये आपको बताना है, हैदराबाद में है, पुणे में है, मुंबई में है, या इसके अलावा मैसूर में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, मैसूर में। ठीक है, सभी जानते होंगे इसके बारे में, काफी एक तरह से प्रीमियर इंस्टीट्यूट रहता है ये फूड टेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो इसलिए अगर हम बात करें तो कहां पर लोकेटेड है भैया, मैसूर कर्नाटका में जो है ये लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI is an autonomous statutory body established under the Food Safety and Standard Act dash। यानी कि ईयर पूछी गई आपसे कि जो FSSAI है यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसको एस्टेब्लिश किया गया था FSSAI के अंतर्गत यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के अंतर्गत। तो आपको बताना है कि किस ईयर में जो है ये एक्ट पास हुआ था, ये बताना है। तो सिंपल सी बात है, देखिए काफी कॉमन सा क्वेश्चन है ये, कब किया गया था वैसे पास, 2006 में। ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट कब आया था, 2006 में, और इसी के बेसिस पर जो है क्या किया गया था, FSSAI को जो है एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते देखिए अगले क्वेश्चन की, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ APTA एन इनिशिएटिव अंडर यूनाइटेड नेशन। देखिए APTA की फुल फॉर्म क्या है, जो एक तरह का इनिशिएटिव है यूनाइटेड नेशंस का, एक तरह का ये एक पहल है, इनिशिएटिव है जिसका नाम है APTA। आपको बताना है इसका पूरा नाम क्या है APTA का, एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप ट्रेड एसोसिएशन, या एशिया अफ्रीका पार्टिसिपेशन फॉर ट्रेड अलाइनमेंट, या फिर देखिए एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट, या सभी। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्या होता है भाई, APTA का मतलब है एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, अब एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट क्या है कि जो एशिया पैसिफिक रीजन में आने वाली कुछ कंट्रीज हैं, जिसमें इंडिया है, श्रीलंका है, ठीक है, चाइना है, साउथ कोरिया है, तो ये जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज रहती हैं, इन्होंने क्या बनाया, एक तरह का इन्होंने एग्रीमेंट बनाया जिसे नाम दिया एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, इसमें अगर इस एग्रीमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर ये जो कंट्रीज रहती हैं इनके बीच में क्या चले भाई, एक कोऑपरेटिव ट्रेड चले, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो तो कम दाम जो है वहां पर एक दूसरे को इन्हें चुकाना पड़े, और इसके अलावा देखा जाए तो टैक्स कम हो, टैरिफ्स कम हो। तो इसलिए जो है ये एक एग्रीमेंट बनाया गया था जिसमें आपका श्रीलंका हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया,
ठीक है, साउथ कोरिया हो गया, इन कंट्रीज को जो है इसमें इंक्लूड किया गया है। जब भी इन कंट्रीज के बीच में क्या चलता है भाई, ट्रेड चलता है, तो वहां पर कम टैरिफ्स हो, कम टैक्सेस वगैरह जो है देने पड़ते हैं, ठीक है, और कम दामों में ही, अच्छे दामों में, फेयर प्राइसेस में जो है क्या हो जाती है, चीजें जो है देश से देश में उपलब्ध यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, तो वो किस एग्रीमेंट के अंतर्गत है, वो है एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट के अंतर्गत। ठीक है, कब जो है ये लागू किया गया था, एक बार 2005 में जो इसे क्या किया गया है, लागू किया गया। ठीक है, ध्यान रखना कब किया गया भाई, 2005 में जो इसे लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखिए, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए, आईईसी और इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड इज इशूड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म EIEC बाय डैश विच इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये देखिए पूछा गया, ये भी काफी सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास देखिए यहाँ पर रहता है कि एक आईईसी नामक एक कोड होता है जिसे हम कहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। यानी कि कोई भी देखिए पर्टिकुलर कोई ग्रोअर है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व है, ठीक है, कोई किसान है चाहे कोई भी बिजनेसमैन है, अगर वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व है तो उसको दिया जाएगा एक स्पेसिफिक कोड दिया जाता है जो लगभग कितना यहाँ पर जो 10 डिजिट का होता है। ठीक है, कितना होता है, 10 डिजिट का होता है। ये कितना होता है, 10 डिजिट्स का होता है। और कैसा होता है, ये अल्फा न्यूमेरिक होता है। ठीक है, यानी कि इसमें जो है कुछ अंक भी होंगे, ठीक है, कुछ जो है इसमें अल्फाबेट भी होंगे, ABCD भी होगा इसमें कुछ, ठीक है, और इसके अलावा देखा जाए तो इसमें जो है 1 2 3 इस तरह की नंबरिंग भी होगी। तो ऐसे नंबर और अल्फाबेट को मिलाकर के जो है एक ये कोड रहता है, ठीक है, जो लगभग नहीं, पूरा का पूरा 10 डिजिट का होता है। ठीक है, पूरा 10 डिजिट का ये कोड होता है जो यहाँ पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वालों को क्या किया जाता है, प्रोवाइड कराया जाता है। तो किसके द्वारा दिया जाता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, किसके द्वारा दिया जाता है, और वो डिपार्टमेंट भी आपका किसके अंतर्गत आता है भाई, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ही वो अथॉरिटी आती है जो क्या करता है, आईईसी यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड को एक तरह से प्रोवाइड कराता है। तो इसमें राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए, ठीक है, कौन सा है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, DGFT। ठीक है, DGFT के द्वारा क्या किया जाता है भाई, प्रोवाइड किया जाता है। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के द्वारा जो है आईईसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जो है प्रोवाइड किया जाता है। ध्यान रखना कितना भाई, 10 अंक का होता है, 10 डिजिट का होता है, और अल्फा न्यूमेरिक जो है ये रहता है। और इसकी फीस की अगर हम बात करें तो 500 रुपए की फीस दे करके जो है ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और मोस्ट कॉमनली देखा जाए तो यहाँ पर जो है ये लाइफ टाइम वैलिडिटी रहती है, भले ही बीच में थोड़ा बहुत कुछ अपडेट वगैरह करना हो, बाकी इसकी जो है लाइफ टाइम वैलिडिटी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए बात करते हैं यहाँ पर। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि अपेडा इज मैंडेटेड विद द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ डैश शेड्यूल्ड प्रोडक्ट इन फूड फर्स्ट शेड्यूल ऑफ अपेडा एक्ट। देखिए यहां पर पूछा गया कि अपेडा एक्ट में, मैंने पहले बताया 2 शेड्यूल है हमारे पास, 2 शेड्यूल रहते हैं, शेड्यूल फर्स्ट और शेड्यूल सेकंड। तो इसमें जो है फर्स्ट शेड्यूल में कितने प्रोडक्ट को जो है इंक्लूड किया गया था वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारे पास। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। कितने प्रोडक्ट को इंक्लूड किया गया है, 17 प्रोडक्ट को जो है शेड्यूल फर्स्ट में यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। वहीं पर अगर हम बात करें एक प्रोडक्ट बासमती राइस को सेकंड शेड्यूल में जो है यहाँ पर ऐड किया गया है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते देखिए यहाँ पर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ इंडिया अपेडा हैज अ रीजनल ऑफिस। इनमें से किस सिटी में जो है इंडिया की अपेडा का रीजनल ऑफिस है। तो देखा जाए तो देखिए यहाँ पर किसी भी सिटी में से दिए गए किसी भी ऑप्शन में जो है किसी भी सिटी में अपेडा का कोई भी रीजनल ऑफिस जो है यहाँ पर लोकेटेड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते देखिए, इंडिया हैज इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डैश विद 23% अप्रॉक्स शेयर इन टोटल प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड इन द ईयर 2021। ये आपसे पूछा गया। देखिए क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर कि इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है प्रोडक्ट का, इनमें से, इन प्रोडक्ट में से इंडिया किसी एक प्रोडक्ट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और अगर हम बात करें 2021 के वर्ष की तो लगभग जो है 23% कंट्रीब्यूशन जो है ओवरऑल वर्ल्ड में उस प्रोडक्ट की रही इंडिया के द्वारा। तो वो कौन सा प्रोडक्ट है ये पूछा गया भाई आपसे, कि शीप और गोट मीट में, पोल्ट्री प्रोडक्ट में, हनी में, या मिल्क में। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास कौन सा, मिल्क। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा। और अभी तक की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है मिल्क में टॉप प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। और वहीं पर देखा जाए तो इंडिया में स्टेट की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश, ठीक है, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश जो है टॉप प्रोड्यूसर है मिल्क का। और इसके अलावा मीट प्रोडक्ट की भी बात करें तो मीट में भी टॉप प्रोड्यूसर जो है उत्तर प्रदेश यहाँ पर रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते देखिए, व्हाट वाज द वैल्यू, अप्रॉक्स वैल्यू पूछी गई आपसे, ऑफ इंडियन ऑर्गेनिक फूड एक्सपोर्ट रियलाइजेशन ड्यूरिंग 2022-23 इन मिलियन US मिलियन डॉलर्स में आपसे पूछा गया है कि कितनी जो है एक्सपोर्ट वैल्यू रही इंडिया से
एक्सपोर्ट किए जाने वाले प्रोड्यूसेस की। कौन से प्रोड्यूसेस? ऑर्गेनिक फूड, ठीक है, ऑर्गेनिक फूड प्रोड्यूसेस जो है इंडिया से 2022-23 में कितने मात्रा के या कितने मूल्य के, ठीक है, कितने मूल्य के जो है यहाँ पर एक्सपोर्ट किए गए। तो इसमें देखिए राइट आंसर की अगर हम बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए, ठीक है, 708 मिलियन यूएस डॉलर के जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है इंडिया से जो है एक्सपोर्ट किए गए, ठीक है। तो ये तो रहता आपका डेटा कौन सा 22-23 का है। अगर हम करंटली अगर देखिए बात करते हैं, ठीक है, 23-24 की अगर हम बात करें, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो 23-24 के साल से पूछे जाएंगे, तो यहां पर बात करें तो जो करंट वैल्यू रहती है यहाँ पर वो रहती है 494.80 मिलियन यूएस डॉलर, ठीक है, कितना है? 494.80 मिलियन यूएस डॉलर जो है करंट वैल्यू यहाँ पर रहती है, ठीक है। तो देखा जाए तो प्रीवियस से क्या है, ये थोड़ा कम है। नेक्स्ट बात करते देखिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन की, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीरियल्स एंड इंडिया एक्सपोर्ट ऑफ सीरियल स्टूड एट डैश अप्रॉक्स इन यूएस डॉलर्स, इन यूएस मिलियन डॉलर्स ड्यूरिंग द ईयर 2022 एंड 23। देखिए 2022-23 में जो है इंडिया से एक्सपोर्ट किया गया सीरियल का जो एक्सपोर्ट किया गया उसकी वैल्यू कितनी थी भाई, कितना दाम जो है उसका रहा, कितने मूल्य तक का जो है सीरियल भारत से जो है एक्सपोर्ट किया गया, उसका जो है निर्यात किया गया। तो इसमें अगर हम बात करें देखिए तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 13,858, ठीक, कितना हो जाएगा? 13,858 हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर अगर हम करंट ईयर की बात करें वो भी थोड़ा जो है डिक्लाइन हुआ है, 10,984 मिलियन यूएस डॉलर, कितना कितना है अभी में? 10,984 मिलियन यूएस डॉलर जो है यहाँ पर करेंटली, यानी कि 2024 के साल की जो है ये स्टेटिस्टिक्स कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए The Financial Assistance Scheme (FAS) is an export promotion scheme run by APEDA. It achieves its objective through, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर क्या है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम है एक जो अपेडा के द्वारा जो है यहाँ पर चलाई जा रही है। कौन सी? FAS, फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम। तो इसमें देखिए यहाँ पर जो है क्या ऑब्जेक्टिव है भाई, ऑब्जेक्टिव क्या रहता है यहाँ पर इसका? अंडरस्टैंडिंग दी सेवरल चैलेंजेस फेस्ड बाय एग्री एक्सपोर्टर, की जो एग्री एक्सपोर्टर है उनको कौन कौन सी चैलेंजेस और चुनौतियों से जो है जूझना पड़ता है, ठीक है, उनके बारे में कंप्लीट जो है जानना, पहचानना उनको, ठीक है, और रिजॉल्व करना, वो काम है इसका, वो ऑब्जेक्टिव है। या देखिए एक्नॉलेजिंग द नीड फॉर असिस्टेंस टू सक्सेसफुली नेविगेट थ्रू दीज चैलेंजेस एंड अचीव ऑब्जेक्टिव ऑफ अपेडा, और साथ ही अगर कोई उनको दिक्कतें आ रही है तो उसके लिए थोड़ा उनको पैसा प्रोवाइड किया जाए, फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाए, ठीक है, थोड़ा आर्थिक सहारा दिया जाए ताकि वो उस मुश्किल से हट जाएं, और साथ ही साथ जो है प्रोडक्शन वगैरह या एक्सपोर्ट वगैरह को प्रमोट किया जाए भाई। तीसरा देखिए क्वेश्चन, ठीक है, ये दो स्टेटमेंट है, ठीक है, ये आपके पास तो है स्टेटमेंट रहती है, ये दो स्टेटमेंट है, तो इसमें से बताना है आपको कि जो राइट स्टेटमेंट है वो कौन सी है। कि आपको जो है यहाँ पर ऑप्शन दे दिए गए कि ऑब्जेक्टिव ओनली ऑब्जेक्टिव ए इज करेक्ट, कि जो पहला वाला ऑब्जेक्टिव है ये सही है। दूसरे में कहा गया कि देखिए सिर्फ दूसरे वाला जो है ऑब्जेक्टिव सही है, ये गलत है। तीसरे में कहा गया देखिए ऑप्शन में कि दोनों ऑब्जेक्टिव ए और बी ये जो है कैसे हैं, सही हैं। या चौथे में कहा गया देखिए ना तो ए सही है ना बी सही है, कोई भी ऑब्जेक्टिव इसमें से सही नहीं है। ये आपको बताना है भाई राइट आंसर जो इसका क्या रहने वाला है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि दोनों ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पर सही है। ये जो FAS है फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम है, तो नाम ही देखिए फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी कि फाइनेंशियल असिस्टेंस तो प्रोवाइड करेगा ही करेगा। अब किसे प्रोवाइड करेगा? ऐसे एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर जो कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और उसके लिए उन्हें थोड़ा जो है पैसे की जरूरत है भाई, फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत है। मे बी वो ट्रांसपोर्ट रिलेटेड फैसिलिटी हो सकता है, कुछ प्रोडक्शन रिलेटेड हो सकता है, इनपुट रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें की जाती है, एक तो उनके चैलेंजेस वगैरह को वो देखेंगे, ठीक है, मॉनिटर करेंगे, देखेंगे क्या कमियां आ रही हैं, और उसके अलावा जो है वो वहां पर उनके लिए असिस्टेंस भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। दोनों ऑब्जेक्टिव रहते हैं किसके? फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम ऑफ अपेडा के, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते, देखिए रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट RCMC इज इशूड बाय अपेडा फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ, जैसे मैंने पहले भी बताया कि 5 साल की वैलिडिटी के लिए जो है आपको ये क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया कि किन प्रोडक्ट के लिए जो है ये दिया जाता है, जो RCMC सर्टिफिकेट है, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट है, ये किस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए दिया जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है ग्रेप्स के लिए, ऑप्शन बी कह रहा है पीनट्स के लिए, ऑप्शन सी कह रहा है बासमती राइस के लिए, और ऑप्शन 4 आपसे यहाँ पर कह रहा है कि किसी भी प्रोडक्ट के लिए नहीं, इनमें से दिए गए किसी भी प्रोडक्ट के लिए जो है नहीं यहाँ पर ये प्रोवाइड किया जाता। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर 3,
ठीक है, कौन सा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। किसके लिए प्रोवाइड किया जाता है, बासमती राइस के लिए, ध्यान रखना है। ठीक है, जो आरसीएमसी सर्टिफिकेट है ये सिर्फ और सिर्फ बासमती राइस के लिए जो है यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटी ऑफ इंडियन मैंगोज आर रजिस्टर्ड जियोग्राफिकली इंडिकेटर इन इंडिया, ये आपको बताना है। देखिए ऑप्शन दे दिए गए, कौन सा, अल्फांसो, गिर केसर, फाजली या ऑल ऑफ दीज है, यानी कि इनमें से किस मैंगो को जो है, इंडिया के किस मैंगो को जो है क्या मिला है, जीआई टैग जो है मिला है। तो देखा जाए तो देखिए तीनों जो वैरायटी है मैंगो की, अल्फांसो भी, गिर केसर भी और इसके अलावा फाजली भी, तीनों को जो है यहाँ पर जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तीनों को जो है जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है, तो ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर देखिए यहाँ पर, द यूनाइटेड नेशन हैज डिक्लेयर्ड 2023 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ डैश, ये पूछा गया भाई। देखिए काफी सिंपल से भी क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको कुछ, जैसे यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है साल 2023 को किस साल के रूप में जो है घोषित किया गया। तो सिंपल सी बात है, किस साल के रूप में, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में। ठीक है, क्या है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, वहीं पर नेशनल ईयर ऑफ मिलेट क्या है, 2018 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द प्लांट इट्स ग्रीन कलर। देखिए काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि जो प्लांट का जो ग्रीन कलर होता है वो किसके कारण होता है, पौधे में ग्रीन कलर किसके कारण होता है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्लोरोफिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर साइटोप्लाज्म की अगर बात करें तो सेल का जो एक तरह से लिक्विड मटेरियल रहता है, जेली लाइक मटेरियल रहता है सेल का, जिसमें सारी सारी ऑर्गेनेली जो है लाई करती हैं, और कुछ अमाउंट उसमें डीएनए का भी पाया जाता है, तो वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म हो गया। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया होगा, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, एटीपी प्रोडक्शन जो है यहाँ पर होती है, रेस्पिरेशन जो है यहाँ पर कंप्लीशन होती है। इसके अलावा देखा जाए तो गोल्जी बॉडीज हो गया, देखिए गोल्जी बॉडी जो है एक तरह से कैरियर मटेरियल के रूप में क्या करते हैं, पैकेट्स के रूप में सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो डिफरेंट एंजाइम्स वगैरह को जो है एक जगह से दूसरी जगह तक क्या करते हैं, कैरी करते हैं। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर देखे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल आर कंसिडर्ड आइडियल फॉर रेजिंग राइस क्रॉप। देखिए कौन सी जो मिट्टी होगी राइस के उत्पादन के लिए, धान के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी जो है यहाँ पर रहेगी दी गई सॉइल में से। तो देखिए कौन सा आपके पास यहाँ पर रेड सॉइल दी गई है, लाल मिट्टी, यानी कि इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो है डीप फर्टाइल क्ले और लोमी सॉइल दे दी गई है, सैंडी सॉइल हो गया, या ऑल ऑफ दीज। तो देखिए अगर राइस की अगर हम बात करें तो राइस के लिए सैंडी सॉइल तो देखिए बिल्कुल भी प्रेफर नहीं होगी, रेड सॉइल भी प्रेफर नहीं होगी। मोस्ट प्रॉफिट जो सॉइल होती है वो कैसी होती है, डीप फर्टाइल सॉइल और क्लेई और लोमी सॉइल जो है यहाँ पर, यानी कि चिकनी मिट्टी या थोड़ी दोमट सी मिट्टी भी यहाँ पर चल पड़ती है, बट मोस्ट कॉमनली जो क्लेई सॉइल होनी चाहिए, क्लेई सॉइल होनी चाहिए, चिकनी मिट्टी होनी चाहिए, वो जो है मोस्ट रिकमेंडेड रहती है किसके लिए, राइस के लिए। ठीक है, डीप और फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए। इसके बाद देखिए, what is the minimum rainfall requirement of the place where the groundnut crop can be grown successfully, ये पूछा गया भाई। ग्राउंडनट क्रॉप किसके अंतर्गत आती है, आपका खरीफ क्रॉप के अंतर्गत आती है, यानी जो मूंगफली है वो खरीफ फसल के अंतर्गत जो है आती है, यानी इसकी जो सोइंग होगी वो होगी जून जुलाई के समय पर की जाती है। ठीक है, जून में इसकी सोइंग कर दी जाती है। तो अगर देखिए हम बात करें तो वो रेनफॉल वाला सीजन होता है, मानसून वाला सीजन होता है, मानसून में रेनफॉल भी ज्यादा होती है, तो हम ऐसी ही क्रॉप को लगाते हैं जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, तो वही जो है उसमें लगेगी। जैसे गन्ना है, खरीफ की फसल है, तो इसलिए ज्यादातर कब लगता है भाई, वो खरीफ में लगता है। नॉर्मली राइस है, देखिए धान है, कैसा है, खरीफ सीजन की फसल है, तो खरीफ में लगता है। तो यानी कि आपने समझना है यहाँ पर जो वाटर रिक्वायरमेंट जहां पर क्या होगा, एनुअल जो रेनफॉल है लगभग 500 mm तक की होती हो, तो उस एरिया में जो है प्रॉपर्ली लगाया जा सकता है। तो कितनी रिक्वायरमेंट है भाई, 500 mm की। ठीक है, कितनी रिक्वायरमेंट रहती है, 500 mm तक की रिक्वायरमेंट जो है इसकी रहती है। और जहां पर जो है वर्षा लगभग जो बारिश है लगभग 500 mm हो जाए एक साल में, तो उन एरिया में जो इजीली क्या किया जा सकता है, ग्रो किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते, देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्लांट सेल। सबसे बड़ी जो प्लांट कोशिका है वो कौन सी रहती है। ठीक है, प्लांट सेल सबसे बड़ी कौन सी है, पौधे की कोशिका सबसे बड़ी कौन सी है, जाइलम वेसल सेल है, पेरेनकाइमा सेल है, सीव ट्यूब सेल है, या नन ऑफ दीस है। तो देखिए नॉर्मली आपको जो है यहाँ पर कॉमन सेंस से ही से समझ जाना चाहिए इस क्वेश्चन को, कि जाइलम सेल जो है पूरे के पूरे पौधे में फैली हुई है। जाइलम जड़ से शुरू होता है, पत्तियों तक फैला हुआ है, हर एक ब्रांचेस तक फैला हुआ है। ठीक है, फ्लावर तक जाएगा, फ्रूट तक जाएगा, यानी कि जो वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो पूरे के पूरे पौधे में फैला हुआ है। तो इस तरह से सबसे जो लॉन्गेस्ट सेल होगी वो कौन सी होगी, जाइलम वेसल सेल होगी। ठीक है, कौन सी, जाइलम वेसल सेल, जो कैसी होती है, देखा जाए तो ये वाटर ट्रांसपोर्टिंग, सैप ट्रांसपोर्टिंग, मिनरल ट्रांसपोर्टिंग जो है ये सेल रहती है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने।
इसके बाद देखिए व्हाट इज द मेजर यूज ऑफ एम्ब्रियो कल्चर। एम्ब्रियो कल्चर देखा जाए तो ये टिश्यू कल्चर के अंतर्गत आता है। टिश्यू कल्चर यानी कि जिसे हम उत्तक संवर्धन कहते हैं, यानी कि यहाँ पर हम सिर्फ एक छोटी सी सेल को लेकर के, एक टिश्यू को लेकर के हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा पौधा डेवलप कर देते हैं। वो भी एक नहीं, मल्टीपल प्लांट जो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, तैयार कर देते हैं, डेवलप कर देते हैं। तो वो क्या कहलाता है आपका, जब हम एम्ब्रियो कल्चर करते हैं, यानी कि जब हम सीड में से एम्ब्रियो को निकालेंगे और उस एम्ब्रियो को जो है हम आर्टिफिशियल मीडिया में ग्रो कराएंगे, फिर जो है उससे नए प्लांट बनाएंगे, तो वो एम्ब्रियो कल्चर हो गया। ठीक है, और इसको हम एज एन एम्ब्रियो रेस्क्यू टेक्निक भी जो है यहाँ पर लेते हैं कि जो सीड है उसके अंदर का जो है फूड मटेरियल प्रॉपरली नहीं बना है, वो एम्ब्रियो को जो है नॉरिश नहीं कर सकता, तो इसलिए जो है वहां पर एम्ब्रियो को हम उस सीड में से निकाल करके जो है क्या करते हैं, लेबोरेटरी में ग्रो कराते हैं, आर्टिफिशियल एंडोस्पर्म उसके लिए प्रोवाइड कराते हैं, फूड प्रोवाइड कराते हैं। और ऐसा किया जाता है, एम्ब्रियो कल्चर जो किया जाता है ये ज्यादातर जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है उनमें जो है किया जाता है, जिनके हमारे पास काफी कम जो है सीड बचा है या काफी कम जर्म प्लाज्म जो है वहां पर बचा हुआ है। तो देखिए एम्ब्रियो कल्चर में क्या होता है, यहाँ पर इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्केलॉइड या इन क्लोनल प्रोपागेशन या इन ओवरकमिंग हाइब्रिडाइजेशन बैरियर या नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा कि जो हाइब्रिडाइजेशन बैरियर को ओवरकम करने के लिए हम जो है क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एम्ब्रियो कल्चर जो है कर सकते हैं। बहुत सारी हमारे पास ऐसी वेराइटीज जो है रहती हैं या क्रॉप्स रहती हैं, फसलें रहती है जो आपस में क्या नहीं कर पाए, प्रॉपर जो है पॉलिनेशन वगैरह नहीं कर पाती और उनके हाइब्रिड जो है नहीं बन पाते हैं। तो यहाँ पर जो हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट प्लांट के एम्ब्रियोज को लेकर के क्या करा सकते हैं भाई, यहाँ पर जो हम कल्चर करा सकते हैं, और वैसे ही उन प्लांट्स को जो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई जो है यहाँ पर कर सकते हैं। हमें किसी तरह की कोई हाइब्रिडाइजेशन या नेचुरल किसी भी तरह की ब्रीडिंग कराने की यहाँ पर जरूरत नहीं रहती है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट आर द मेजर सॉइल ग्रुप जनरली फाउंड इन इंडिया। इंडिया में मेजरली कौन कौन से सॉइल ग्रुप जो है पाए जाते हैं। तो देखिए अगर हम बात करते हैं तो हर एक तरह का एलुवियल सॉइल भी पाई जाती है, ब्लैक सॉइल भी पाई जाती है, रेड सॉइल भी पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास ऑल ऑफ दीज। बट बेसिकली अगर हम बात करें सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी पाई जाती है भाई, वो पाई जाती है एलुवियल सॉइल्स। ठीक है, कौन सी पाई जाती है, एलुवियल सॉइल जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा मात्रा में इंडिया में पाई जाती है भाई। ठीक है, ध्यान रखना कौन सी हो जाएगी, एलुवियल सॉइल हो जाएगी। वहीं पर अगर हम बात करें देखिए ब्लैक सॉइल है, ठीक है, ब्लैक सॉइल भी जो है आपका ज्यादातर जो मिड इंडिया के पार्ट है, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, उन रीजन में ज्यादातर देखने को मिलती है। रेड सॉइल भी आपके ऐसे ही जो पठारी क्षेत्र होते हैं वहां पर देखने को मिलती है। रेड सॉइल किसके कारण होती है, ये होती है सिस्की ऑक्साइड के कारण, यानी कि यहाँ पर आयरन या एल्यूमिनियम के ऑक्साइड जो इसमें मिक्स रहते हैं। ब्लैक सॉइल में भी देखा जाए तो आपके जो है यहाँ पर ह्यूमस के कारण जो है हो सकते हैं, बाकी दूसरे मिनरल कंपाउंड जो है यहाँ पर इन्वॉल्व जो है रहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें देखिए, द रूट स्टॉक इज डैश पोर्शन ऑफ द ग्राफ्ट विच डेवलप इनटू द रूट सिस्टम ऑफ द ग्राफ्टेड प्लांट। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया कि जो रूट स्टॉक है वो ग्राफ्टेड प्लांट का कौन सा पोर्शन होता है। अब ग्राफ्टिंग समझना पड़ेगा हमें, इससे पहले जानने से पहले तो ग्राफ्टिंग सभी जानते हैं नॉर्मली, ठीक है, कि ग्राफ्टिंग का मतलब क्या है कि पर्टिकुलरली हम दो डिफरेंट जो प्लांट्स रहते हैं उनको जो है फिजिकली क्या कर लेते हैं, अटैच कर लेते हैं, और फिर जो है वो क्या होते हैं, एक दूसरे प्लांट पर जो है वो ग्रो होते हैं। जो पोर्शन यहाँ पर रूट के रूप में इस्तेमाल में लाया जाता है, ठीक है, जो जड़ वाला भाग इस्तेमाल में लाया जाएगा उसे हम रूट स्टॉक कहते हैं। ठीक है, जैसे ये जड़ वाला भाग है, ठीक है, ये आधा प्लांट है, जड़ वाला भाग इतना सा है, वहीं से हमने कहीं से एक टहनी लाई, ये साइन कहलाएगा, ये रूट स्टॉक कहलाएगा, और इस टहनी को इसके ऊपर क्या कर लिया जाता है, माउंट कर लिया जाता है, डिफरेंट मेथड्स के थ्रू जो इसको लगा लिया जाता है, और यहाँ बनता है क्या, ग्राफ्ट यूनियन। ठीक है, क्या बनेगा, ग्राफ्ट यूनियन यहाँ पर बनेगा इस जगह पर। ठीक है, तो यहाँ पर कैलस बनता है, ग्राफ्ट यूनियन बनता है। तो यहाँ पर देखिए हमसे पूछा गया कि जो रूट स्टॉक है वो कौन सा पोर्शन है, अपर पोर्शन है, लोअर पोर्शन है, मिडल है या एक्सटर्नल है। तो सिंपल सी बात है, अपर पोर्शन हो गया कौन सा, साइन हो गया, ठीक है, और लोअर पोर्शन कौन सा हो गया, रूट स्टॉक हो गया। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, कौन सा पोर्शन है, ये लोअर पोर्शन है, जड़ वाला भाग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांटिंग सिस्टम इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ प्लांटिंग इन हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा है यहाँ पर प्लांटिंग का अगर हम बात करें तो हॉर्टिकल्चर में आपका जो रेक्टेंगुलर सिस्टम है, ठीक है, जो आयताकार सिस्टम है प्लांटिंग करने का, कि पौधों को हम इस तरह से लगाते हैं, ठीक है, इस तरह से जो है पौधों को लगाया जाता है, रो टू रो थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस रखा जाता है और प्लांट टू प्लांट थोड़ा कम डिस्टेंस यहाँ पर रखा जाता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, आपका रेक्टेंगुलर सिस्टम जो है वो कहलाता है। इसके अलावा देखा जाए तो स्केयर सिस्टम भी फॉलो किया जाता है। ठीक है, स्केयर सिस्टम यानी कि बिल्कुल जो है बराबर, रो टू रो, प्लांट टू प्लांट बिल्कुल बराबर जो है वहां पर स्पेस रखा जाएगा। तो ज्यादातर देखा जाए तो रेक्टेंगुलर सिस्टम, दिए गए सिस्टम में से तो रेक्टेंगुलर ही ज्यादातर यूज में लाया जाता है। एक दिया गया देखिए किनकंग्स सिस्टम। किनकंग्स सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है भाई, सेम ये आपका स्केयर सिस्टम की तरह होता है, बट यहाँ पर एक एक्स्ट्रा प्लांट लगा लिया जाता है बीच में। ठीक है, होता तो सेम ये कैसा है भाई आपका, इस तरह से स्केयर सिस्टम की तरह होगा, बट एक्स्ट्रा एक बीच में पांचवा फिलर प्लांट लगा लिया जाता है।
स्क्वायर में कितने आएंगे, 4 प्लांट आएंगे, रेक्टेंगुलर में कितने आएंगे, 4 प्लांट आएंगे, क्यूबिकल सिस्टम में एक एक्स्ट्रा से फिलर प्लांट बीच में लगा दिया जाता है, 5 प्लांट हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हेक्सागोनल सिस्टम आता है, यानी कि षटकोण वाला सिस्टम आता है, इस तरह से जो है प्लांट को लगाया जाता है, ठीक है। ऐसे ऐसे जो है बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर में जो है क्या लगाया जाता है, प्लांट को लगाया, 1 2 3 4 5 6 पौधे जो है यहाँ पर आ जाते हैं। तो वो कौन सा हो गया, वो हो गया हेक्सागोनल सिस्टम। तो सबसे ज्यादा कौन सा आपका रेक्टेंगुलर हो गया, फिर स्क्वायर हो गया, फिर ये क्यूबिकल्स और हेक्सागोनल सिस्टम जो है बाद में आते हैं, लेस कॉमनली यूज किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए बात करते हैं यहाँ पर, अ हेल्दी रूट जोन एनवायरनमेंट इंक्लूड एट द वेरी लीस्ट बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट, एयर, ऑक्सीजन एंड डैश एट अ प्लांट स्पेसिफिक ऑप्टिमल टेम्परेचर। यानी कि देखिए एक प्रॉपर्ली प्लांट का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ठीक है, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग या सॉइल के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो भी टेम्परेचर है, तो उस टेम्परेचर में पौधे में एक तो क्या प्रेजेंट है, भी अवेलेबल क्या है वहां पर, कम से कम उसमें क्या अवेलेबल होता है, न्यूट्रिएंट, बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट वो अवेलेबल हो। इसके अलावा देखा जाए तो एयर हो, एयर में कौन सी ऑक्सीजन जो है ज्यादा मात्रा में वहां पर प्रेजेंट हो, और साथ ही साथ इनमें से एक कौन सा और कंपाउंड वहां पर होगा। देखिए सिंपल सी बात है, राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास वाटर। क्या क्या प्रेजेंट होता है भाई, रूट में, जड़ों में पौधों की जो है वहां पर मिट्टी में क्या प्रेजेंट होगा, हवा प्रेजेंट है, न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, और उसके अलावा जो है वहां पर पानी प्रेजेंट होता है एक ऑप्टिमम टेम्परेचर में, ठीक है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसके अलावा देखिए फर्टिलाइजर दे दिया गया, ये तो एक्सटर्नल फैक्टर है भाई, ये हम अप्लाई करेंगे तब आएगा। पोरोसिटी ऑफ सॉइल है, तो ये तो अपना कैरेक्टर है भाई मिट्टी का, कि उसमें कितने नंबर ऑफ पोर्स पाए जा रहे हैं, पार्टिकल डेंसिटी क्या है, बल्क डेंसिटी क्या है, केमिकल, ये भी जो है एक तरह से वहां पर देखा जाए तो ये हमारी एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी नेचुरली कौन से प्रेजेंट होंगे, बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन और इसके अलावा वाटर, ठीक है, मॉइस्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, देखिए यहाँ पर, अ न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट प्लान फॉर अ वेजिटेबल फार्म बिगिन विद द विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि अगर आप क्या लगाना चाह रहे हैं भाई, घरों में सब्जियां लगाना चाह रहे हैं, वेजिटेबल फार्म जो है आप लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, कोई भी किसी भी तरह की सब्जी आप ग्रो करना चाह रहे हैं, या कोई भी फसल, चलिए वेजिटेबल भी हटा दीजिए, कोई भी फसल रख लीजिए। जब भी आप किसी भी फसल को लगाने का प्लान करते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है भाई वहां पर, और विंड स्पीड एनालिसिस, ठीक है, उस जगह में देखना है कि हवा कितनी तेज चलती है, वो आपको एनालाइज करना है, या वहां की मिट्टी की जांच करानी है, या वहां की जो क्लाइमेट की जांच करानी है, या ये सभी कराना है। तो देखिए मेजरली फोकस होना चाहिए आपका किस पर, मेजरली फोकस होता है सॉइल एनालिसिस पर, ठीक है, किस पर, सॉइल एनालिसिस पर। जब भी आप क्या करें यहाँ पर वेजिटेबल्स वगैरह प्लांट करें, किसी भी क्रॉप को प्लांट करें, तो सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है किस पर, सॉइल एनालिसिस पर, यानी कि सॉइल टेस्टिंग की जानी चाहिए, ठीक है। और बाकी के फैक्टर जो हमारे पास क्या आते हैं वहां पर सेकेंडरी फैक्टर, बाकी फिक्स होना चाहिए कि आपकी क्लाइमेटिक कंडीशन किस तरह की है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अंतर्गत वो आता है या नहीं आता है, वो हो गया। बाकी ये स्पीड एनालाइज करने की आपको जरूरत नहीं है कि कितनी तेजी से हवा चलती है, आपको क्लाइमेट को एनालाइज करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, वो आप एग्रो क्लाइमेटिक जोन उस क्रॉप के अकॉर्डिंग ही छांटेंगे। बट अगर आप लगाना चाह रहे हैं अब फसल को वहां पर, तो आपको मिट्टी की जांच करानी होगी, ठीक है। अगला देखिए, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रेगुलेटर यूज्ड इन हॉर्टिकल्चर आर जिब्रेलिन, मोस्ट ऑफन GA3, ठीक है। ग्रोथ रेगुलेटर के रूप में जो है GA3 यानी कि जिब्रेलिन जो है यहाँ पर इस्तेमाल में लाया जाता है। GA के भी बहुत सारे कंपाउंड है, लगभग 20 टाइप के GA मिल जाएंगे, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो यूज किया जाता है कमर्शियल लेवल पर, वो है GA3, ठीक है, वो है GA3। तो इसमें अगर हम बात करें तो GA3 को किस पर्पस के लिए हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो देखिए पर्पस दिए गए ऑप्शन में कि टू एनहांस पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ ऑफ सर्टेन फ्लावर, की अगर हम फ्लावरिंग क्रॉप में से करें, फूल वाली फसलों में अगर किया जाए, जो फूल उत्पादन हम करते हैं, तो उसमें जो है उसकी जो पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ है, इनकी कटाई के बाद वो लंबे समय तक के लिए रह पाएगा, खराब नहीं होगा। दूसरा कि जो कट फ्लावर्स रहते हैं, उसमें कट फ्लावर्स की लेंथ को प्रमोट करने के लिए, उसे लॉन्ग करने के लिए, कट फ्लावर्स के लिए 2 तरह के फ्लावर होते हैं, एक होते हैं लूज फ्लावर, एक होते हैं कट फ्लावर्स, ठीक है, ध्यान रखना, एक होते लूज और दूसरे होते हैं कट। लूज फ्लावर होते हैं देखिए जो हार बनाने के लिए, गार्लैंड्स बनाने के लिए जो इस्तेमाल में लाए जाते हैं, जिनको हम उनके क्या करते हैं, हार बनाते हैं, तो वो तो हो गए जो बिना डंठल के, बिना डंडे के, सिर्फ एक फूल वाला भाग है। एक होते हैं कट फ्लावर, जैसे आपने देखोगे जैसे रोज है, देखिए प्रपोज करने वाले जानते होंगे इस तरह से, ठीक है, जो रोज रहता है, ठीक है, ये रोज हो गया, तो उसमें क्या है, एक डंठल लगा रहता है, कुछ उसमें पत्तियां लगी रहती है, तो ऐसे जो फ्लावर होते हैं वो क्या होते हैं, वो कट फ्लावर होते हैं, ठीक है, जिसके साथ एक स्टेम पोर्शन काटा जाता है, वो कट फ्लावर हो गए। जो बिल्कुल हार बनाने वाले लूज फ्लावर, जैसे कि गेंदा हो गया, मैरीगोल्ड हो गया, तो वो लूज फ्लावर हो गए, ठीक है। तो इसमें देखिए जो कट फ्लावर है, इसकी प्रॉपर लेंथ वगैरह के लिए, इसके अच्छे स्ट्रेंथ के लिए जो है यहाँ पर हम क्या करते हैं, GA3 की एप्लीकेशन जो है करते हैं, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे,
देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन इन विच फर्टिलाइजर इज इनकॉर्पोरेटेड विद इरिगेशन वाटर बाय ड्रिप इरिगेशन। यानी कि इरिगेशन का वो कौन सा मेथड है या फर्टिलाइजर अप्लाई करने का वो कौन सा मेथड है, ठीक है, मेन वो फर्टिलाइजर अप्लाई करने का मेथड है कि जिसमें हम क्या करते हैं, जो इरिगेशन वाटर है यानी कि सिंचाई जल के साथ ही हम जो है क्या कर देते हैं, फर्टिलाइजर को डाल देते हैं और जैसे सिंचाई जल जाता जाएगा वहां पर वैसे वैसे जो है क्या होता जाएगा, फर्टिलाइजर भी उसके साथ जाता जाएगा फसल के लिए। तो किसके थ्रू अगर हम अप्लाई करें, ड्रिप सिस्टम के थ्रू, ठीक है। हमने क्या किया, जो बूंद बूंद सिंचाई तंत्र लगाया हुआ है वो कैसा होता है भाई, उसमें एक तरह का पहला क्या रहेगा, एक उसमें स्टोरेज टैंक होता है, काफी बड़ा स्टोरेज टैंक होता है जिसमें से जो है फिर पाइपलाइन जाती है खेतों में, जितने भी प्लांट्स रहते हैं उन प्लांट्स के रूट जोन में ही क्या किया जाता है, डायरेक्ट जो है प्रोवाइड कराया जाता है वाटर को। तो ये होता है ड्रिप इरिगेशन, बूंद बूंद करके जो है रूट जोन में अवेलेबल होता है पानी। तो इसके थ्रू यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर हम इस टैंक में, इस पानी वाले टैंक में फर्टिलाइजर भी डाल दें, फिर जो है वो जाता रहेगा, इरिगेशन भी होती रहेगी, न्यूट्रिएंट भी जाता रहेगा, तो उसे क्या कहेंगे, सिंपल सी बात है, क्या कहलाता है, फर्टिगेशन कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, फर्टिगेशन कहलाता है, ठीक है। फ्यूमिगेशन का मतलब क्या होता है, ये इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने के मेथड होते हैं जो ज्यादातर आपके स्टोरेज हाउस में अप्लाई किए जाते हैं, जहां पर हम फ्यूम्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, जिंक फॉस्फाइड जैसे जो फ्यूम्स होते हैं जिसमें से हार्मफुल गैसेस जो निकलती हैं, ठीक है, जो फ्यूम्स निकलती हैं, ऐसे कुछ सब्सटेंसेस का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जब वो एयर के कॉन्टेक्ट में आएंगे हार्मफुल गैसेस निकालेंगे जो एक तरह से जो है इंसेक्ट पेस्ट या जो पैथोजेंस होंगे उनको भगा देगा। फील्ड में भी यूज करते हैं, जैसे चूहे हो गए, रोडेंट्स हो गए, उनके बिलों में जो है एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, जिंक फॉस्फाइड की जो है टेबलेट्स डाल दी जाती है, टेबलेट फॉर्म में मिलता है, ठीक है। और वो टेबलेट जैसे एयर के कांटेक्ट में आती है, एनवायरनमेंट में खुली तो एयर के कांटेक्ट में आई, उसमें से फ्यूम रिलीज होने लग जाते हैं, जहरीली गैसें रिलीज होने लग जाती है और उसके कारण उनके लिए रेस्पिरेटरी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा फर्टिलाइजेशन आप जानते हैं, ठीक है, जो प्रॉपर्ली जो है मेल और फीमेल गैमेट क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं और जाइगोट फॉर्मेशन करते हैं, और फ्रेगमेंटेशन तो आपका डिफरेंट वे में लिया जा सकता है भाई। इसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टडी ऑफ बोन्स, ये आपको बताना है। ऑर्थ्रोलॉजी को हम, स्टडी ऑफ बोन्स को हम ऑर्थ्रोलॉजी कहते हैं या बायोमैकेनिक्स कहते हैं या ऑस्टियोलॉजी कहते हैं या एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। ऑस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन्स क्या होता है, ऑस्टियोलॉजी होता है। इसके अलावा देखिए क्या पूछा गया यहाँ पर, ऑर्थ्रोलॉजी जो आपके पास दिया गया, तो ऑर्थ्रोलॉजी होता है जॉइंट्स की स्टडी, ठीक है, किसकी स्टडी, जॉइंट्स की, कि जो जॉइंट्स है, जोड़े हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, क्या इनमें डिसफंक्शनिंग होती है, कौन कौन सी यहाँ पर बीमारियां देखी जा सकती है, डेफिशिएंसीज वगैरह क्या हो सकते हैं, कैसे ठीक किया जा सकता है, वो सारी चीजों की स्टडी ऑर्थ्रोलॉजी। बायोमैकेनिक्स से हो गया कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले बायोमोलिक्यूल्स वगैरह की स्टडी करना हो गया, वो आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या बायोमैकेनिक्स भी जो उसे कहा जाता है। सेल की स्टडी करना, सेल के फंक्शंस, स्ट्रक्चर, ठीक है, किस चीज से वो बनी है, कंपोजिशन, वो सारी चीज स्टडी करना बायोमैकेनिक्स कहलाता है। इसके अलावा एम्ब्रियोलॉजी हो गया, जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो की स्टडी करना कि एम्ब्रियो डेवलप किस तरह से होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, डिफरेंट स्टेजेस, वो सारा कुछ स्टडी करना क्या कहलाता है, एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब। अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ जनरली माइन्यूट सिंपल लाइफ फॉर्म इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि सूक्ष्म जीव जिसे हम कहते हैं या जिसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, माइक्रोब कहते हैं, उनमें कैसे करेक्टर होते हैं कि वो सिंपल होते हैं, माइन्यूट यानी कि छोटे होंगे और लिविंग होंगे। तो उनमें कौन कौन से आएंगे इन ऑप्शन में से, किसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहेंगे, एल्गी को, प्रोटोजोआ को, फंजाई को या ऑल ऑफ दीज को। तो देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसे कहा जाता है, सभी को कहा जाता है, ठीक है, ऑल ऑफ दीज, कौन सा हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। तो आपके जो फंजाई है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, प्रोटोजोआ भी है और एल्गी भी है, ठीक है। तो ये सारे सारे क्या कहलाते हैं, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत जो है ये आते हैं। मोस्ट कॉमनली देखा जाए तो देखिए कुछ जो है यहाँ पर डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि आपका ये एल्गी हो गया या फंजाई हो गया, ये तो आपके मैक्रो के अंतर्गत भी आते हैं, ठीक है, मल्टी सेलुलर ये होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर में आपका फंजाई हो गया, एल्गी हो गया, और मोस्ट माइन्यूट पार्टिकल की अगर हम बात करें तो उसमें क्या आ जाएगा, प्रोटोजोआ आ जाएगा, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, प्रोटोजोआ हो जाएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन 65 की बात करेंगे। डैश इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू स्पीशीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स इन विच वन बेनिफिट्स एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर समटाइम विदाउट किलिंग द होस्ट ऑर्गेनिज्म। देखिए यहाँ पर एक मैकेनिज्म के बारे में आपसे पूछा गया है कि एक तरह का फिनोमिनन होता है जहां पर क्या है कि जो दो ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म ए हो गया, एक ऑर्गेनिज्म बी हो गया, ये दोनों ऑर्गेनिज्म क्या रहते हैं, ये जो ऑर्गेनिज्म ए है ये बी के ऊपर हावी हो जाता है, इसके ऊपर रहता है, इसमें से न्यूट्रिशन लेता है, और जब ज्यादा इन्फेक्ट कर दे इसे तो इसको मार भी देता है, ये किल भी कर देता है।
ठीक है, अगर ज्यादा अटैक कर दे तो किल भी कर देता है। तो ये जो रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंड हो रहा है, उसमें से फूड ले रहा है, शेल्टर ले रहा है, और फाइनली जब वो बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशन उससे ले लेता है तो उसकी डेथ तक हो जाती है, तो वो मैकेनिज्म क्या कहलाता है? पैरासिटिज्म उसे कहते हैं हम, या इंटरसेल्युलरिज्म उसे कहते हैं, या एंडोपैरासाइट उन्हें कहते हैं, या नन ऑफ दीज। तो देखिए ऐसे मैकेनिज्म को हम पैरासिटिज्म कहते हैं, जहां पर परजीवी के रूप में क्या करता है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे के ऊपर रहेगा, वो उसके न्यूट्रिशन के लिए उसमें कंपीट करेगा, न्यूट्रिशन वो बनाएगा, खाएगा जो है दूसरा ऑर्गेनिज्म उसको, तो वो पैरासिटिज्म होता है। ठीक है, क्या होता है? वो पैरासिटिज्म होता है, एज अ परजीवी जो है वहां पर वो रहते हैं। वहां पर देखिए एंडोपैरासाइट का मतलब होता है ऐसे पैरासाइट जो बॉडी के अंदर होंगे। ठीक है, कुछ एक्सोपैरासाइट है जो चिपके हुए हैं भी बॉडी से, उनको हम ऐसे रिमूव कर सकते हैं। कुछ जो है एंडोपैरासाइट होते हैं जो बॉडी के अंदर तक जो है चले गए हैं, जिनको निकालना थोड़ा टफ हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर वन सेल्ड एनिमल, इनमें से कौन जो है सिंगल सेल्ड एनिमल है? बैक्टीरिया, आर्किया, प्रोटोजोआ, या ऑल ऑफ दीज? तो देखिए सारे के सारे, बैक्टीरिया भी सिंगल सेलुलर है, आर्किया, आर्किया यानी कि जो स्टार्टिंग के टाइम पे जब अर्थ फॉर्म होना शुरू हुई थी तो उस टाइम पे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते थे, आर्किया एक टाइप के बैक्टीरिया के कैरेक्टर इनमें पाए जाते हैं, तो ये भी सिंगल सेलुलर होते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो प्रोटोजोआ, ये भी सिंगल सेलुलर होते हैं। ठीक है, प्रोटोजोआ की बात करें तो इसका काम होता है बैलेंस करना सॉइल को, अगर एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी की हम बात करते हैं तो सॉइल में जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को ये मारता है। ठीक है, और बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को जो है मिट्टी में ये मेंटेन करके रखता है, इसलिए ऑल ऑफ दीज जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए स्टिंग एपरेटस इन हनी बी इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, स्टिंग एपरेटस यानी कि जिससे मधुमक्खी डंक मारती है, तो वो जो डंक मारने वाला एपरेटस जो हिस्सा है मधुमक्खी में, वो उसके किस भाग से बनता है, या किस भाग की वो मॉडिफिकेशन होती है? जैसे हम जानते हैं जो इंसेक्ट होते हैं काफी डाइवर्स होते हैं नेचर में, इनमें बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं, बहुत सारी क्वालिटीज पाई जाती है, इनके माउथ पार्ट जो है अलग अलग भागों में बंटे होते हैं, कुछ के जो है सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट होते हैं, कुछ बाइटिंग टाइप होते हैं, कुछ च्युइंग टाइप होते हैं, कुछ जो है डंक मारने वाले होते हैं। ठीक है, पायरिसिंग टाइप होते हैं, जैसे मॉस्किटो है पायरिसिंग टाइप है। ठीक है, कैटरपिलर है तो वो चबाने वाले माउथ पार्ट है, एफिड है तो सकिंग करने वाले माउथ पार्ट है, यानी कि वेरियस टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन देखी जाती है। तो यहाँ पर हर एक पार्ट में ये मॉडिफिकेशन हो सकती है, जरूरी नहीं माउथ पार्ट में ही। तो जो हनी बी में जो स्टिंग एपरेटस है, डंक मारने वाला जो उसका एपरेटस रहता है, पार्ट रहता है, वो किस भाग की मॉडिफिकेशन होता है ये यहाँ पर पूछा गया, तो वो होता है ओविपोसिटर की। ठीक है, जो उसका एग लेइंग एपरेटस होता है, ठीक है, जो उसका एग लेइंग जो बॉडी के बिल्कुल लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट के बाद जो है लगा रहता है, ठीक है, वो जो एपरेटस है वही जो है किसमें कन्वर्ट रहता है, उसमें एक स्टिंग लाइक स्ट्रक्चर बना होता है, डंक की तरह स्ट्रक्चर बना होता है, जिसमें मधुमक्खी का कांटा होता है, उससे क्या करती है वो डंक मारती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओवी पॉजिटर हो जाएगा। जो एग लेइंग एपरेटस है वही जो है उसका जो एंड पोर्शन है काफी नुकीला होता है, और वही नुकीला पोर्शन जो है डंक की तरह काम करता है। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मीनामेटा डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ, मीनामेटा डिजीज की अगर हम बात करें तो देखिए काफी डेंजरस डिजीज जो है देखी जाती है, जो यहाँ पर किसकी कंजप्शन से होती है? फिश की कंजप्शन से होती है। ठीक है, किसकी कंजप्शन से? फिश की कंजप्शन से। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास इसका ऑप्शन नंबर सेकंड। ऐसी फिश देखिए जो मिथाइलिक मरकरी, ठीक है, कौन सा? मिथाइल मरकरी। ठीक है, मिथाइल मरकरी जो मोस्ट कॉमनली फैक्ट्रीज वगैरह से जो है केमिकल सब्सटेंस ये रिलीज होता है, मिथाइल मरकरी। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है कि जो मिथाइल मरकरी है वो एक्यूमुलेट हो जाता है फिश की बॉडी में, या इसके स्केल्स में वो एक्यूमुलेट हो जाता है। फिश हो गया, नॉर्मल फिश हो गया, या जो शेल फिश हो गया, ठीक है, उसमें जो है क्या पाई जाती है? मिथाइल मरकरी जो कंपाउंड है, जो किसी ना किसी फैक्ट्री से जो है पानी में छोड़ा जाता है, ओके, वो जो है उनकी बॉडी में एक्यूमुलेट होता जाएगा, और फूड प्रोडक्ट के रूप में जब ह्यूमन क्या करते हैं, उसे कंज्यूम करते हैं, तो वो जो है डिजीज कॉज कर देता है, उस डिजीज को हम मीनामेटा डिजीज कहते हैं। इसे मीनामेटा नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये सबसे पहले मीनामेटा में देखी गई थी। मीनामेटा एक जगह है, एक सिटी है, कहां पर? जापान में। ठीक है, वहीं पर सबसे पहले इस डिजीज को देखा गया था। ठीक है, कहां पर? मीनामेटा एरिया ऑफ जापान। कब देखा गया था अगर इसकी हम यहां पर बात करते हैं तो 1950s के मिड में। ठीक है, 1950 के समय पर जो है इसको देखा गया था। ठीक है, 1950 में जापान के मीनामेटा में इस डिजीज के जो है सबसे पहले देखा गया था, तो इसलिए इसका नाम मीनामेटा डिजीज रखा गया। सिम्टम में अगर हम बात करें तो देखिए ऐसे, अगर मरकरी कंटेमिनेटेड या मिथाइल मरकरी कंटेमिनेटेड फिश को अगर कोई कंज्यूम कर लेता है तो उसमें बहुत सारे सिम्टम जो है वहां पर देखे जा सकते हैं। हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, मांसपेशियां जो है कमजोर हो जाती है पूरी तरह से, चक्कर आने लग जाता है। ठीक है, ब्लड की कमी जो है वहां पर होने लग जाती है। ठीक है, बिल्कुल कमजोरी से होने लग जाती है,
चक्कर से आने लग जाते हैं, ये सारे के सारे जो है वहां पर क्या देखी जा सकती है, सिम्टम जो है इसके देखे जाते हैं। हियरिंग प्रॉब्लम होती है, विजन प्रॉब्लम होती है, देख नहीं पाता इंसान, सुन नहीं पाता इंसान, तो ऐसी प्रॉब्लम। और ज्यादातर जो छोटे बच्चे होते हैं, जो इन्फेंट्स हो गए या जो कम उम्र के बच्चे होते हैं, उनमें ज्यादातर जो है इस डिजीज का इन्फेक्शन देखा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए, द प्रैक्टिस ऑफ एडिंग विटामिन एंड मिनरल्स टू कॉमनली consumed food during processing to increase their nutritional value is known as food fortification। ठीक है, ध्यान रखना है क्या रहेगा आंसर, राइट आंसर यहाँ पर फोर्टिफिकेशन रहेगा। जो हम क्या करते हैं अभी पर्टिकुलरली प्रोसेसिंग के ड्यूरिंग, जब किसी भी प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं भाई, एनहांसमेंट कर दें किसी भी न्यूट्रिएंट को ऐड करके, किसी भी विटामिन को ऐड करके, तो वो क्या कहलाता है, वो उसकी फूड फोर्टिफिकेशन कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, फूड फोर्टिफिकेशन से कहा जाता है। ओके, फोर्टिफाई करना फूड को, एक तरह से एक्स्ट्रा से न्यूट्रिएंट ऐड करना, जो न्यूट्रिएंट उसमें प्रेजेंट नहीं भी था वो भी उसमें ऐड कर देना, वो क्या कहलाता है, फोर्टिफिकेशन या बायो फोर्टिफिकेशन इसे हम कहते हैं। जैसे नॉर्मली अगर हम बात करें गोल्डन राइस की, ठीक है, गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है भाई, विटामिन ए कंटेंट पाया जाता है। वैसे राइस में हमें विटामिन ए देखने को नहीं मिलता, बट जो स्पेसिफिक राइस की वैरायटी है गोल्डन राइस, ठीक है, जो जीएस खुश के द्वारा जो है डिस्कवर किया गया है, तो वो गोल्डन राइस में विटामिन ए कंटेंट पाया जा रहा है, यानी कि ये बायोफोर्टिफाइड है विद विटामिन ए। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से रिलेटेड देखिए कौन सी स्टेटमेंट सही है, दो स्टेटमेंट दी गई, इसके अकॉर्डिंग आपको फिर ऑप्शन चूज करने हैं। देखिए, पहली स्टेटमेंट कहती है कि बैक्टीरिया प्रेफर प्रोटीन रिच फूड, कि बैक्टीरिया सिर्फ ज्यादा प्रोटीन वाले फूड में ही जो है एक तरह से लगते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं या फीड करते हैं, जैसे फिश हो गया, पोल्ट्री हो गया, डेयरी प्रोडक्ट हो गया, जो उनके हाई, जो एक तरह से हाई रिस्क फूड के रूप में जाने जाते हैं। जैसे मिल्क है, मीट है, एग है, ये हाई रिस्क फूड के अंतर्गत आते हैं, जल्दी ही खराब हो जाते हैं, जल्दी कंटेमिनेट हो जाते हैं, इसलिए इन्हें हाई रिस्क फूड कहा जाता है। दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है कि बैक्टीरिया जो है किसी भी टेम्परेचर में ग्रो हो जाते हैं, 0 से लेकर के 20 डिग्री सेल्सियस में, और ये जो टेम्परेचर रेंज है इज नोन एज द थ्रेट जोन। ये कहा गया भाई यहाँ पर कि इस टेम्परेचर रेंज को क्या कहते हैं, हम थ्रेट जोन कहते हैं। तो बताना है आपको कि पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी सही है, या दोनों ही सही है, या इनमें से कोई भी सही नहीं है, वो आपको बताना है। बताइए भाई राइट आंसर जो है इसका क्या रहेगा। तो देखिए, नॉर्मली अगर हम बात करें तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए। मोस्ट कॉमनली देखा जाए तो आपका जो बैक्टीरिया है प्रोटीन रिच फूड, जैसे फिशेस वगैरह हो गया, पोल्ट्री, डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह हो गया, ठीक है, और जो हाई रिस्क फूड होते हैं उनमें ज्यादा ये देखे जाते हैं। ठीक है, ये जो है करेक्ट स्टेटमेंट, बट सेकंड जो है हमारे पास क्या रहती है यहाँ पर, रॉन्ग स्टेटमेंट देखने को मिलती है, क्योंकि जो बैक्टीरिया है डाइवर्स रेंज के होते हैं। कुछ क्रायोफिलिक बैक्टीरिया हो गए, ठीक है, या साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया हो गए, जो काफी आपके लो टेम्परेचर में 10 डिग्री से नीचे के टेम्परेचर में जी जाते हैं, वहां पर फंक्शन करते हैं। कुछ जो है मीजोफिलिक होते हैं, जो आपका 40 डिग्री के सेल्सियस के टेम्परेचर तक जो है वहां पर रेंज में काम करते हैं, 20 से 40 की। कुछ जो है आपके कैसे होते हैं, थर्मोफिलिक होते हैं, जो 70 डिग्री 75 डिग्री सेल्सियस तक क्या करते हैं, वहां पर काम करते हैं, फंक्शनिंग करते हैं। ठीक है, तो ऐसे डाइवर्स रेंज है यहाँ पर, तो ये जो है सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैंड हेल्ड इंस्ट्रूमेंट इज वाइडली यूज्ड टू डिटरमाइन द सॉफ्टनिंग ऑफ फ्रूट्स ड्यूरिंग मैच्योरेशन। देखिए, एक हाथ में पकड़ने वाला एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, जिसको हम हाथ से ही पकड़ करके इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हैंड हेल्ड इंस्ट्रूमेंट है वो, कोई बड़ी मशीनरी नहीं है, जिसको हम फ्रूट की मैच्योरिटी को मापने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मैच्योरेशन के समय पर फ्रूट जो है कितना सॉफ्ट है उसको पता करने के लिए जो हम उस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा, मैग्नेस टेलर प्रेशर टेस्ट। ठीक है, कौन सा है, मैग्नेस टेलर प्रेशर टेस्ट। ये फर्मनेस को, सॉफ्टनेस को जो है फ्रूट की नापता है, मैच्योरिटी के टाइम पर कि फ्रूट कितना जो है मुलायम है, कितना जो है वो हार्ड है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारे पास है, द टेस्ट विच डिस्क्राइब द डिग्री ऑफ कंज्यूमर एक्सेप्टेंस एंड सेटिस्फेक्शन रिगार्डिंग प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स इज नोन एज। तो देखिए कौन सा टेस्ट रहता है वो, जहां पर क्या किया जाता है, फीडबैक लिया जाता है कंज्यूमर से कि कौन सा प्रोडक्ट उनको जो है किस लेवल तक जो उनको पसंद आता है। पर्टिकुलर यहाँ पर देखा जाता है कि जो कोई प्रोडक्ट जा रहा है, मार्केट में जा रहा है, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट, ठीक है, अब उसको कोई कंज्यूमर क्या करेगा भाई, खरीदेगा उसको। ठीक है, अब उस कंज्यूमर जो है उसे खरीद रहा है, अब उसको वो पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो उसके ऊपर रेटिंग होती है। जैसे नॉर्मल एग्जांपल की मदद से समझें, हम कोई भी ऑनलाइन कोई भी सामान मंगाते हैं, ठीक है, कोई भी सामान मंगाते हैं, तो फिर उसके परचेज करने के बाद जब हमें वो डिलीवर हो जाता है, तो हमसे पूछा जाता है, रिव्यू पूछा जाता है कि आप कितने स्टार देना चाहेंगे। तो वैसे ही यहाँ पर भी होता है। ठीक है, एक स्केल होती है जिसमें जो है यहाँ पर देखा जाए तो हमारा अंक मेंशन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है 1 से लेकर के 9 तक की जो है ये स्केल रहती है। ठीक है, 1 से 9 तक की स्केल रहती है, जहां पर अगर क्या होता है, एक कोई दे
ठीक है, कोई एक अगर दे रहा है तो वो एक्सट्रीमली बैड हो जाएगा, ठीक है, एक्सट्रीमली बैड हो जाएगा, यानी कि एक अगर रेट कर रहा है। वहीं पर अगर कोई देखिए 5 रेट कर रहा है तो वो न्यूट्रल है, ना तो उसको ज्यादा अच्छा लगा प्रोडक्ट ना बुरा लगा भाई। और 9 अगर कोई दे देता है, ठीक है, तो वो जो है यहाँ पर एक्सट्रीमली गुड हो जाता है, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, वो एक्सट्रीमली गुड हो जाएगा। तो ये दो तरीके से किया जाता है, ऑनलाइन भी कंडक्ट कराया जाता है, ऑफलाइन भी कंडक्ट कराया जाता है, कि लोगों को बुलाया जाता है, कोई स्पेसिफिक अगर कराना चाह रहा है अपने प्रोडक्ट का हेडोनिक टेस्ट, ठीक है, क्या टेस्ट होता है ये, हेडोनिक टेस्ट, ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन ए राइट होगा, फर्स्ट राइट होगा। हेडोनिक टेस्ट से कहते हैं अगर कोई कराना चाह रहा है इस टेस्ट को, मान लीजिए मैं कोई प्रोडक्ट का प्रोड्यूसर हूँ, मैं जो है अपने प्रोडक्ट को जांचना चाह रहा हूँ कि पब्लिक को वो कितना पसंद है कितना पसंद नहीं है, तो मैं बुलाऊंगा पब्लिक को, ठीक है, एक एक को जो है उस प्रोडक्ट को टेस्ट करवाऊंगा, बताऊंगा किस लेवल तक उनको वो अच्छा लगा बुरा लगा, वो रेट कर देंगे भाई यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या होता है, हेडोनिक टेस्ट। वहीं पर क्या होता है कि कई बार कुछ कंपनीज क्या करती हैं, जो कोई प्रोडक्ट खरीदता तो उसके घर तक ही जो है ऐसी एक स्केल वगैरह भेज दी जाती है, या एप्लीकेशन के माध्यम से जो है वो उसके रिव्यू ले लेते हैं कि वो उनको प्रोडक्ट की प्रेफरेंस क्या है भाई, ठीक है, कितने तो जो है वो प्रोडक्ट को प्रेफर कर रहे हैं। बट यहाँ पर कुछ चीजों को ये भी देखा जाता है कि अब जरूरी नहीं कि जो चीज जो है पसंद आए, ठीक है, किसी कंज्यूमर को जो है ये काफी अच्छा लगा, एक्सट्रीमली गुड में आया, तो ये सेल को डिनोट नहीं करेगा, ये ध्यान रखना है। मार्केटिंग में ये एक रूल रहता है कि अगर कोई चीज किसी को पसंद आ रही है तो जरूरी नहीं है वो उसे खरीदेगा ही खरीदेगा। तो हम यहाँ पर सेल को डिटरमाइन नहीं कर सकते, सिर्फ यहाँ पर हम एक तरह से देख सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कितना अच्छा है कितना खराब है, कितने लोग उसे पसंद करते हैं और किस लेवल तक जो उसे पसंद करते हैं या उससे नफरत करते हैं प्रोडक्ट से, ठीक है। तो ये यहाँ पर रहता है, तो आपने ध्यान देना है यहाँ पर कि अगर किसी ने जो है यहाँ पर मान लीजिए 9 रेट कर दिया, अब चलते चलते मान लीजिए आपने किसी से जो है किसी को बुला लिया और उससे जो है टेस्ट करवा लिया और उसने कहा कि काफी अच्छा है, अब जरूरी तो नहीं है वो उसे जाकर के खरीदेगा या बार बार उसे खरीदेगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जो है यहाँ पर ये सेल को डिनोट नहीं करती है कि आपका प्रोडक्ट बिकेगा कितना, ठीक है। ये सिर्फ एक तरह की सेटिस्फेक्शन होती है कि हमें कंज्यूमर में ये उनका फीडबैक लेना है कि प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है, बस इसलिए होता है, ठीक है। हेडोनिक टेस्ट इसे कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग इवेपोरेटर्स इज जनरली यूज्ड फॉर हाई विस्कस लिक्विड। कौन से इवेपोरेटर देखिए हाई विस्कस लिक्विड्स के लिए जो है यहाँ पर इस्तेमाल में लाए जाते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, कौन से, फोर्स्ड एयर सर्कुलेशन इवेपोरेटर जो है यहाँ पर इस्तेमाल हो जाए, ठीक है, फोर्स्ड सर्कुलेशन इवेपोरेटर जो है हाई विस्कस लिक्विड के लिए जो है फूड प्रोसेसिंग में इस्तेमाल में लाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोप्लास्टिक मटेरियल विच हैज एक्सटेंसिव एप्लीकेशन इन पैकेजिंग कम्स अंडर द कंडेंसेशन पॉलीमर ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया कि एक जो है थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है यहाँ पर, ठीक है, दो तरह के प्लास्टिक मटेरियल होते हैं, एक होता है थर्मोप्लास्टिक यानी कि जो लचीला प्लास्टिक होता है, जैसे आप जो है नॉर्मल पन्नियां देखते हैं या जो ऐसे प्लास्टिक आइटम्स जो मुड़ जाती हैं इजिली, जो है लचीली सी रहती हैं, ठीक है, वो होता है थर्मोप्लास्टिक। एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जैसे आपने बर्तनों के जो हत्थे होते हैं, हैंडल्स होते हैं, वो एक ब्लैक कलर के देखिए प्लास्टिक की एक तरह का रहता है, बट वो थर्मोसेटिंग टाइप है, ठीक है, यानी कि अगर अब उसको तोड़ेंगे तो वो बिल्कुल टुकड़ों टुकड़ों में बट जाएगा, उसमें लचीलापन नहीं पाया जाता, वो होता है थर्मोसेटिंग, ठीक है। तो इसमें पूछा गया कि थर्मोप्लास्टिक है वो एक लचीलेपन वाला प्लास्टिक है और उसकी जो है काफी हद तक उसकी एप्लीकेशन की जाती है पैकेजिंग में, ठीक है। और देखा जाए तो वो किस ग्रुप के अंतर्गत आता है, कंडेंसेशन पॉलीमर ग्रुप के अंतर्गत आता है, तो वो कौन सा है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है, पॉलिएस्टर हो गया और इसके अलावा जो है पॉलीअमाइड हो गया, ठीक है, ये आपका राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। ये ज्यादातर जो है आपका मोस्ट कॉमनली देखा जाए तो पैकेजिंग मटेरियल के रूप में जो है इस्तेमाल में लाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए बात करें यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेसिप्रोकल बाइंग एग्रीमेंट। देखिए रेसिप्रोकल बाइंग एग्रीमेंट क्या होता है, रेसिप्रोकल बाइंग एग्रीमेंट का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर जो दो पार्टीज हैं, ठीक है, एक खरीदने वाली होगी एक बेचने वाली होगी, ठीक है, दो पार्टीज रहती है हमेशा अगर देखा जाए, ठीक है, एक सेलर होते हैं एक बायर होते हैं, तो मान लीजिए एक पार्टी ए है एक पार्टी बी है, ठीक है। तो अब क्या है यहाँ पर रेसिप्रोकल बाइंग एग्रीमेंट का मतलब होता है कि जो पार्टी ए है वो बी से प्रोडक्ट खरीदेगी, जो पार्टी बी है वो ए से प्रोडक्ट खरीदेगी, यानी कि अपने प्रोडक्ट को क्या करेंगे एक तरह से एक्सचेंज में जो है ये खरीदेंगे यहाँ पर, ठीक है, पे भी कर सकते हैं एक्सचेंज में भी खरीद सकते हैं, वो वैल्यू पर डिपेंड करता है प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है। तो जब दोनों बराबर जो है एक दूसरे से इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ पर कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, तो ऐसा जो एग्रीमेंट होता है उसमें रेसिप्रोकल बाइंग एग्रीमेंट कहते हैं। तो कैसा परचेज हुआ, ये काउंटर परचेज हुआ, कैसा परचेज हुआ, काउंटर परचेज हुआ, यानी कि काउंटर परचेज एक जो खरीदार है वही जो है यहाँ पर बेचने वाला भी है और जो बेचने वाला है वही यहाँ पर जो है खरीदार का भी काम कर रहा है, तो ये हो गया काउंटर परचेज, ठीक है। अगला देखिए, व्हेन एन इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी रिसीव्स द डिसबर्सेस मनी फॉर द प्राइमरी ट्रांजैक्शन पार्टीज
इट इज कॉल्ड डैश। यानी कि देखिए क्या है, नॉर्मली एक एग्जांपल की मदद से इसे समझते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि मान लीजिए एक पार्टी ए है, एक पार्टी बी है। अब पार्टी ए क्या है, पार्टी बी से जो है मान लीजिए प्रॉपर्टी खरीदना चाह रही है, ठीक है, घर खरीदना चाह रही है, प्रॉपर्टी खरीदना चाह रही है, जमीन खरीदना चाह रही है। तो यहाँ पर ब्रोकर होंगे, उससे पार्टी सी मान लेते हैं, अभी थर्ड पार्टी मान लेते हैं। तो मेजर इनका कॉन्टेक्ट वगैरह कौन कराते हैं, जो ब्रोकर रहते हैं, थर्ड पार्टी वो कराती है। और जो पैसे का लेन देन वाला का जो बात करेंगे वो भी ज्यादातर जो है ये थर्ड पार्टी जो इन्वॉल्व होती है, प्रॉपर्टी डीलर जो होते हैं वो यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, कुछ कमीशन के रूप में जो है वहां पर वो लेते हैं। तो इसमें अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये जो प्रोसेस होती है कि जिसमें जो है पार्टी ए और पार्टी बी जो मेन जिनके बीच में एक्सचेंज होने वाला है, ठीक है, उसके अलावा जो थर्ड पार्टी रहती है इसके पास जो है मेन ट्रांजेक्शन का जो अमाउंट आएगा, पार्टी ए देगी इसको, ये देंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये जो थर्ड पार्टी जहां पर एक तरह से डिसबर्सिस को या जो भी खर्चे वगैरह वहां पर हो रहे हैं उनको क्या करता है, एक तरह से होल्ड करता है, और वही जो है फिर इन दोनों के बीच में डील वगैरह कराता है। तो उससे क्या कहा जाता है, ये आपको टेक्निकली मार्केटिंग टर्म में इसे क्या कहा जाएगा, तो इसे कहा जाएगा एस्क्रो, ठीक है, ध्यान रखना क्या कहा जाएगा इसे, एस्क्रो जो है इसे कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखिए इंपोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ री एक्सपोर्टिंग इज नोन एज, यानी कि हमने किसी कंट्री से जो है क्या किया, इंपोर्ट किया किसी चीज को और फिर जो है उसे कहीं और हमने एक्सपोर्ट कर दिया, यानी कि अपने यूज के लिए इंपोर्ट नहीं किया, कहीं दूसरी जगह पर एक्सपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट किया। तो ऐसा जो परचेज है वो क्या कहलाता है, उसे हम एंटरपोर्ट ट्रेड कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसे, एंटरपोर्ट ट्रेड जो है इसे कहा जाता है, यानी कि इंपोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, देखिए नेक्स्ट, देखिए बायबैक इज ऑल्सो नोन एज ए डैश अरेंजमेंट। देखिए बायबैक क्या होता है, नॉर्मली बायबैक का मतलब क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, बायबैक यानी कि बेची हुई चीज को वापस खरीदना, ठीक है, बेची हुई चीज को वापस खरीदना, वो बायबैक हो गया, ठीक है, कि वापस खरीदना, बायबैक करना। तो जैसे मान लीजिए एक जो है कोई बड़ी फर्म है, ठीक है, एक लार्ज फर्म है, ओके, जो होलसेल में सामान बेचती है, और ये सामान बेच रही है किसको, रिटेलर को, ठीक है, ध्यान रखना इससे समझना इस चीज को, रिटेलर को। अब देखिए रिटेलर क्या करेगा, जो ये फर्म से सामान खरीदेगा, ये ठीक है, रिटेलर खरीदेगा फर्म से सामान, तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर क्वांटिटी से देगा। और कई बार जो है होलसेल वाले क्या करते हैं कि चलो तुम ले जाओ इसे, बाद में अगर जो है नहीं बिकता तो वापस कर देना। तो ये होता है आपका, इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं बाय बैक एग्रीमेंट या अरेंजमेंट कहते हैं, ठीक है, बाय बैक अरेंजमेंट। यानी कि जो है फर्म वाले ने, जो होलसेलर था, उसने देते हुए रिटेलर को क्या कहा भाई, कि जब वो सामान उसे प्रोवाइड कर रहा है, क्वांटिटी उसे दे रहा है, तो उसने उसे कहा कि अगर जो है आपका पूरा का पूरा सामान नहीं बिकता तो आप इसे वापस कर दीजिएगा, मैं जितना पे इसका होना होगा वो पे कर देंगे भैया आपको। तो ये होता है बाय बैक एग्रीमेंट। अब इससे क्या होगा, देखिए ये भी सेफ है कि अगर सामान नहीं बिकता है आगे तो कम से कम वापस तो लेगा, कोई ना कोई दाम तो इसे मिलेगा। वहीं पर इससे जो है सेफ्टी एक तरह से हो जाती है कि इसको जो है क्या मिलेगा, अपना जो रॉ मटेरियल है, इसका जो स्टोर है वो फिर से जो है एक तरह से फिल हो जाएगा, यानी कि इसके पास जो है बैकअप के लिए फिर से सामान आ जाएगा, या ये उससे एज अ रॉ मटेरियल यूज करके जो है कोई दूसरा सामान जो है बना सकता है। सिंपल सी बात यहाँ पर हो गई, ठीक है। ये सिर्फ फूड का ही नहीं है, अदर चीजों में भी ये इंक्लूड किया जाता है। मान लीजिए सिंपल सी बात है, खिलौने खरीद लिए, खिलौने वाली कंपनी है, यहाँ से जो है इसने रिटेलर ने क्या किया भाई, खिलौने खरीद लिए। अब वो खिलौने बिके नहीं तो ये उससे वापस खरीद सकता है, उसको किसी दूसरे मोल्ड में लगा करके किसी दूसरे मटेरियल को बनाने में इस्तेमाल कर सकता है। तो ये क्या कहलाता है, बायबैक अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये बायबैक अरेंजमेंट क्या प्रोवाइड करती है, एक तरह से कंपेंसेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। रिटेलर को क्या प्रोवाइड हो गई भाई, कंपेंसेशन, वहीं पर जो फर्म वाला है उसको भी कंपेंसेशन मिल गई यहाँ पर। उसके पास जो है रॉ मटेरियल के लिए वापस से उसके पास मटेरियल आ गया, वहीं पर इसका जो बिका नहीं था मटेरियल उसके उसको दाम भी मिल गए वापस से, तो ये कंपेंसेशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला देखिए, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, जिसे हम बोर्ड के नाम से जानते हैं, प्रोजेक्ट आर ऑल्सो नोन एज ए डैश प्रोजेक्ट। जो बोर्ड प्रोजेक्ट है इन्हें और किस नाम से जाना जाता है, बोर्ड यानी कि बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। जैसे कि अगर पर्टिकुलरली देखिए क्या किया हमने, किसी बिल्डर को जमीन खरीदने को कहा और उसको कहा कि आप हमें इस पे घर बना करके दे, आपको सारा का सारा खर्चा जो है हम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। एक तो वो रहती है केस, और एक केस ये रहता है कि कोई बिल्डर है वो अपने आप जमीन वहां पर ले रहा है और सारा का सारा जो उसका एक तरह से खर्चा है वो उठा रहा है, जमीन उसने खरीदी, घर उसने बनाया, और अब जो है वो क्या करेगा, उसे बेच देगा, ठीक है, क्या करेगा, अब उसे बेच देगा। तो वो जो है यानी कि बिल्ड ऑपरेट, पहले उसने क्या किया भाई, जो बिल्डर था उसने बिल्ड भी किया हाउस को, ठीक है, ऑपरेशनल जितनी भी उसमें एक्टिविटी होनी थी उससे बनाने से रिलेटेड सब कुछ कर दिया, तब तक उसने खर्चा भी अपना ही उसमें लगाया। फिर जब उसने क्या कर दिया, उसको ट्रांसफर कर दिया किसी दूसरे को जिसने उससे वो खरीदा, तो उसके बाद
इसके ऊपर से सारी जिम्मेवारियां हट गई। अब कौन काम करेगा? जिसने वो खरीदा है वही जो है उसके ऑपरेशन का काम देखेगा। तो ये क्या कहलाता है? इसे कहते हैं बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर जो है इसे कहा जाता है। और इन प्रोजेक्ट को हम और किस नाम से जानते हैं? टर्न की के नाम से। ठीक है, ध्यान रखना क्या कहा जाता है? इसे टर्न की कहा जाता है, जो बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफर वाले रहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन रहता है हमारे यहाँ पर आज के इस पेपर का। तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डायरेक्ट प्राइस इन्फ्लुएंस फैक्टर, यानी कि इनमें से कौन सा जो है एक पर्टिकुलर चीज है, फैक्टर है, जो प्राइस पर जो है डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं डालता। ठीक है, किसी भी वस्तु के प्राइस पर जो है डायरेक्ट इंपैक्ट उसका नहीं रहता। तो ऑप्शन दिया गया है, देखिए सब्सिडीज, एड, लोन या कोटा। तो देखिए कोटा हो गया, एड हो गया, सब्सिडीज हो गया, तो ये प्रोडक्ट में ही छूट एक तरह की रहती है, सिंपल सी बात है। ठीक है, कोटे में अगर आपको क्या मिल रहा है? प्रोडक्ट मिल रहा है, तो कम दाम में मिलेगा, प्राइस पर इफेक्ट पड़ गया, भाई सिंपल सी बात है। ठीक है, सब्सिडी में मिल रहा है तो प्राइस आपको कम देना पड़ेगा, या जो प्राइस आपने दिया है उसमें भी वापस आएगा, यानी कि ओवरऑल आपका कम खर्चा हुआ उस प्रोडक्ट पे, प्राइस पे जो है उसके इफेक्ट पड़ा। एड में भी इसी तरह का जो है देखा जाता है। साथ ही अगर हम बात करें देखिए लोन की, ठीक है, लोन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो लोन जो है बिल्कुल अलग रहता है, इसका प्राइस से किसी तरह का कोई रिलेशन जो है यहाँ पर नहीं रहता। तो कौन सा ऐसा फैक्टर है? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर हमारे पास। जो लोन एक ऐसा फैक्टर है जिसका जो है डायरेक्ट इन्फ्लुएंस जो है प्राइस पर वहां पर नहीं देखा जाता, प्राइस पर किसी भी तरीके का डायरेक्ट इफेक्ट जो है यहाँ पर नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर आज की क्लास में हमने कंप्लीटली यहाँ पर बात की कि आपका जो अपेडा असिस्टेंट जनरल मैनेजर एग्रीकल्चर का जो एग्जाम हुआ था उसके एग्जाम पेपर के बारे में कंप्लीट एनालिसिस हमने की। तो देखिए जो 30 क्वेश्चन है वो तो एग्रीकल्चर के थे, बाकी के जो 30 क्वेश्चन थे वो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के थे। और अपेडा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए तो ये कॉमन क्वेश्चन रहेंगे हर एक सब्जेक्ट वालों के लिए, चाहे वो हॉर्टिकल्चर का है, एग्रीकल्चर का है, फूड साइंस का है, प्लांटेशन का है, किसी भी डिसिप्लिन का है। तो उसके लिए जो 30 क्वेश्चन थे वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहते हैं। बाकी अपने अपने सब्जेक्ट के आपके 30 क्वेश्चन जो यहाँ पर रहेंगे वो आप जो है अपने हिसाब से अपने सब्जेक्ट जो है तैयार कर सकते हैं। बाकी अगर देखिए जो क्वेश्चन का पता आपको लग गया होगा किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपेडा जो है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछता है, स्टेटिस्टिक्स रिलेटेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड जितनी भी अथॉरिटीज हो गई उनसे रिलेटेड, सर्टिफिकेशन वगैरह होगी, इंस्पेक्शन वगैरह होगी, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। प्रोडक्शन कितनी हुई पर्टिकुलर, ठीक है, पर्टिकुलर जो ईयर है उसमें किस फूड प्रोडक्ट की, फ्रूट, वेजिटेबल, सीरियल्स या कोई भी मीट, मिल्क प्रोडक्ट कितनी प्रोडक्शन हुई, क्या स्टेटस है, देखिए इंडिया का क्या स्टेटस है, इंडिया में किस स्टेट का क्या स्टेटस है ओवरऑल अलग अलग क्रॉप प्रोडक्शन में। तो वो सारा कुछ जो है यहाँ पर पूछा जाता है आपसे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ काफी हेल्पफुल जो है ये वीडियो आपके लिए रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।